प्लेनेट मशरूम एक छोटा और खूबसूरत प्लेनेट जहां पर पृथ्वी की तरह जीवन और इंसान मौजूद थे। लेकिन इस दुनिया में पृथ्वी की तरह ही जानवर और इंसान मौजूद थे, लेकिन उनसे बहुत अलग, क्योंकि उनके पास मौजूद होती थी दिव्य और खतरनाक शक्तियां जिनको वो इस प्लेनेट पर पैदा होने वाले जीव के लिए आम बात था। और ये शक्तियां ही निर्धारित करती थी कौन इस प्लेनेट पर किसको इस दुनिया में जिंदा रहना का हक है। इस खूबसूरत और अनोखे प्लेनेट के साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो इस दुनिया राज करते थे अपनी शक्तियों की बदौलत, और शक्तियां ही निर्धारित करती थी कि किसको जिंदा रहने का हक है। लेकिन पृथ्वी की तरह ही इस दुनिया में शक्तियों को हासिल कर खुद को ताकतवर बनाने की होड़ लगी रहती थी, जिसके लिए हर कदम पर चुनौतियों और तिलिस्मी जानवर से सामना करना पड़ता था, जिस कारण ये दुनिया कई हिस्सों और दलों में बंट चुकी थी। ऐसे ही एक देश का नाम था सोम साम्राज्य, जिसके अंदर बहुत से छोटे बड़े शहर आता थे, जिनमें से एक का नाम थी, उसकी राजधानी थी माल्यागिरी घाटी की पहाड़ी पर मौजूद थी, जो कि पेड़ पौधों और जादुई और तिलिस्मी से भरे जंगल के पास थी। लेकिन उसके बावजूद कोई भी तिलिस्मी जादुई शक्तियों वाले जानवर राजधानी माल्या पर हमला नहीं करते थे, क्योंकि राजधानी के पास मौजूद था सोम देश का दूसरा सबसे ताकतवर दल शोरंगा दल, जिसके लीडर थे फॉर्मेशन प्लेट के भानु शोरंगा, जिनकी शक्तियां फॉर्मेशन प्लेट आखिरी लेवल पर पहुंच चुकी थी, और अपनी शक्तियों के कारण ही वो राजधानी मलय के इलाके में कोई भी उनसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राजधानी को हमेशा से शोरंगा दल से डर रहता था, क्योंकि उसकी शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। वही सोम देश की राजधानी के मलयगिरी घाटी के पास वसा था एक छोटा सा शहर, जिसे दिवाकर सिटी के नाम से जाना जाता था। दिन का समय रोज के मुकाबले आज दिवाकर सिटी में लोगों की भीड़ का जमावड़ा था, लेकिन यह जमावड़ा बाजार के रास्ते पर नहीं बल्कि स्टेडियम की ओर जाने वाले 4 रास्तों पर था। आज दिवाकर सिटी में बहुत ही खास दिन था, क्योंकि आज शहर के चारों दल के बीच मुकाबला था, जी शहर के 4 हिस्सों पर राज करते थे, और उनके आपसी मतभेदों से परेशान होकर देश के राजघराने ने अपनी एक सेना छोटी सी टुकड़ी को उस इलाके में तैनात कर दिया था, जिसने दिवाकर शहर को 4 अलग अलग हिस्से में बांट दिया था। पूर्वी दिवाकर शहर, मुखिया गजराज राघवेंद्र। पश्चिमी दिवाकर शहर, मुखिया देशराज। उत्तरी दिवाकर शहर, मुखिया वैधराज संभा। दक्षिणी दिवाकर शहर, मुखिया सुमेर भरद्वाज। लेकिन आज दिवाकर शहर में जश्न का माहौल था, जिसकी वजह थी दिवाकर शहर में होने वाला वार्षिक उत्सव था, क्योंकि आज होने सालाना बाली वार्षिक उत्सव के बाद नए जवान पीढ़ी के योद्धाओं को दिवाकर शहर में मौजूद ताकतवर दलों में शामिल किया जाता था, जिस कारण आज दिवाकर शहर में 3 दिन तक जश्न का माहौल था, और सभी लोगों शहर के बीच मौजूद दिवाकर स्टेडियम पर इकट्ठा हुए थे। सभी की नजरें आसपास के शोर को नजरअंदाज करते हुए स्टेडियम के कोने में मौजूद मंच थी, जहां 4 बड़ी बड़ी आलीशान कुर्सियां मौजूद थी, जहां चारों दल के मुखिया मौजूद थे, और उनके साथ कुछ ताकतवर और नामी लोग मौजूद थे, जो बड़े ही आराम से अपनी जगह पर आंख बंद करके बैठे हुए थे। अरे भाई, चारों दल के मुखिया आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये मुकाबला शुरू क्यों नहीं हुआ? एक 14 साल का लड़का मुस्कुराकर कहता है, जिसने आम योद्धाओं बाला कवच और सफेद रंग के फटे पुराने कपड़े पहने थे। लेकिन तभी उसके पास ही खड़ा दूसरा लड़का मुस्कुराकर कहता है, दोस्त देव, तुम इस शहर से नहीं हो और इसलिए तुम्हें यहाँ के नियम नहीं मालूम, इसलिए कोई गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि आज मैं भी इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाला हूं। ऐसा कहते हुए हरे कपड़े पहने उस लड़के के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर देव अपने सिर को खुजाते हुए कहता है, भला मैं क्या ही कर सकता हूं, मेरे पास तो तुम्हारे जैसी शक्तियां भी नहीं है, और इतने वक्त से ट्रेनिंग के दौरान भी मैं अभी तक अपना पहला लेवल भी पार नहीं कर पाया हूं। ऐसा कहते हुए देव के मासूम और प्यारे चेहरे पर हल्की उदासी थी, जिसे देखकर उसके पास मौजूद हरे कपड़े वाला लड़का कहता है, फिक्र मत करो दोस्त, मैं आज अपनी शक्तियों से सबको हैरान कर दूंगा और मेडिकल डिपार्टमेंट में शामिल हो जाऊंगा। उसके बाद मैं एक महान वैद्य बनकर तुम्हें ताकतवर बनने में मदद करूंगा। अपने दोस्त की बात और उसका भरोसा देखकर देव उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी नजरें अब भी खाली मंच पर थी। लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आती है, अबे लोटे, तुझे इतना भी नहीं मालूम, जब तक राजघराने से कोई नहीं आ जाता तब तक वार्षिक उत्सव का मुकाबला चालू नहीं होगा। ऐसा कहते हुए वो लड़का देव पर हंसने लगता है, जिसे देखकर देव को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अपने जिगरी दोस्त राज की बात सुनकर वो शांत रहता है। वैसे भी बेचारा करता भी क्या, अंत में उसकी पिटाई ही होती थी।
लेकिन उस लड़के ने इतना कहा ही था कि तभी आसमान से एक लाल दहकती रोशनी तेज रफ्तार में टूटते तारे की तरह स्टेडियम में मौजूद मंच पर आकर रुकी, जिसे देखकर पूरे स्टेडियम में मौजूद लोगों की सांसें रुक गई। सभी की नजरें धुंधलाहट से भरी उस जगह को देख रहे थे जो लाल रंग की शक्तियों से भर गई थी, और जिसे देखकर दिवाकर शहर के चारों ताकतवर दल के मुखियों के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट भरी जलन थी। ये कुछ ऐसा था जिसे हासिल करने की चाह दिवाकर शहर के हर इंसान की थी, क्योंकि इस तरह उड़ने की काबिलियत किसी इंसान को इंटरमीडिएट रैंक पर ही मिलती थी, क्योंकि इंटरमीडिएट रैंक के योद्धा ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर शक्तियों के पंख तैयार कर आसमान में उड़ सकते थे। इसलिए हर किसी की कोशिश रहती थी कि वो इंटरमीडिएट रैंक को हासिल कर सके, तब वो अपनी शक्तियों की मदद से आसमान में तिलिस्मी शक्तियों वाले जानवर की तरह खुले आसमान में उड़ सकते थे। जिसे देख देव ने चौंकते हुए कहा, राज से हैरानी के साथ कहा, ये शक्तिशाली इंसान क्या ये भी तुम्हारे शहर के किसी दल से है? वही देव बात सुनकर उसके साथ खड़े राज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दोस्त देव, चारों दलों के मुखिया अभी हाई स्टेज ऑफ सोल रैंक पर है और इसलिए उनके ओहदे के हिसाब से ऐसे ताकतवर इंसान को अपने दल में रखने की उनकी हैसियत ही नहीं है। ऐसा कहते हुए देव के साथ खड़ा लाल कपड़े पहने लड़के के चेहरे पर हल्की नाराजगी और आंखों में चमक थी, और इससे पहले कि लाल कपड़े वाला योद्धा कुछ कहता कि तभी अचानक पीछे से आवाज आई, हटो रास्ते से। ऐसा कहते हुए एक काले कपड़े पहने कुछ लोगों का दल मुकाबला देखने आई भीड़ को धक्का मारकर हटाते हुआ मैदान की ओर बढ़ने लगा। हालांकि कुछ लोगों को उन काले कपड़े वाले योद्धाओं का रूप दिखाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके शरीर की शक्तियों को देखकर सभी की नजर जब उनके शरीर से निकलती शक्तियों पर पड़ी तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए और सभी की आंखों में खौफ नजर आने लगा। लेकिन देव को उन काले कपड़े वाले लोगों का इस तरह ताकत का रौब दिखाना अच्छा नहीं लगा। वही राज ने उस काले कपड़े वाले की शक्तियों को महसूस करते हुए कहा, दोस्त ये 5th लेवल पर, इससे पंगा मत लेना। लेकिन राज को ऐसा कहने में थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि देव पहले ही उसकी और नाराजगी से भारी आवाज में कहा, दिखाई नहीं देता क्या? ये कोई रास्ता नहीं है स्टेडियम में जाने का। ऐसा कहते हुए देव की आवाज बहुत तेज थी, लेकिन इससे पहले राज अपने दोस्त देव को रोकता कि तभी अचानक उसे वहां एक खौफनाक हंसी सुनाई दी, जिसके साथ उन लोगों में से आगे चलकर एक लड़का आगे आया जिसकी उम्र 17 साल थी, और उसने नाराजगी से कहा, अबे पहला लेवल हासिल नहीं किया और तू अभी से गुरूर दिखा रहा है, वो भी मुझे? तेरे इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने बोलेगा? ऐसा कहते हुए उस काले कपड़े पहने योद्धा की आंखों में बेरहम चमक नजर आने लगी, जिसे देखकर राज ने मन ही मन कहा, रंगा, शक्तियों का 5वां लेवल। जैसे ही राज ने रंगा को तेज रफ्तार में देव की तरफ बढ़ते देखा तो राज ने देव को बचाने के लिए आगे आने की कोशिश की, लेकिन तभी राज को अपने आसपास की जगह पर 4 परछाई नजर आई, जिन्होंने राज पर हमला किया। लेकिन राज बड़े आराम से उनके हमलों से बच रहा था। लेकिन इससे पहले कि राज देव की मदद करने के लिए पहुंचता कि तभी राज को देव की दर्दनाक चीख सुनाई दी, जिसे सुनते देव की नजर उस ओर गई। लेकिन तभी उसे अपनी ओर आते एक मुक्के का एहसास हुआ, जिससे बचने के लिए उसने अपना ध्यान चारों की ओर कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि देव को कुछ पता ही नहीं चला। देव पहले से इस शहर के बारे में बहुत कम जानता था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी अधूरी जानकारी उसको मौत में मुंह में लाकर खड़ी कर देगी। देव जैसे तैसे अपने मुंह से निकले खून को पोंछते हुए उठने की कोशिश करता, लेकिन तभी उसे अपनी ओर एक और मुक्का नजर आता है जो नीली रोशनी से ढका हुआ था, और इससे पहले कि वो कुछ करता कि तभी वो मुक्का सीधा आकर उसके सीने से टकराता है, और देव का शरीर एक बार फिर स्टेडियम पर बनी पत्थर की सीढ़ियों से टकराता हुआ 10 कदम रगड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। देव के मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा था, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोगों को उस पर तरस आ रहा था। लेकिन रंगा देव की हालत और लोगों के दिलों में अपने लिए खौफ देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन देव जैसे तैसे उठने की कोशिश करता है, तभी उसे अपने सीने पर लगे जख्म का एहसास होता और उसे महसूस हो जाता है उसके सीने की हड्डियां टूट चुकी है, जिस कारण देव खौफ भरी निगाहों के साथ अपने हाथ के जरिए खुद को रंगा से दूर करने की कोशिश करता है। कमजोरी और चोट लगने की वजह से देव की आंखों में अंधेरा छाने लगता है और वे जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी रंगा तुरंत अपने हाथों को अजीब और गरीब तरह से घुमाना शुरू करता, जिसके साथ ही उसका एक हाथ एक नीले रंग की शक्ति से घिर जाता है, जिसके साथ देव हंसते हुए कहता, मैं भी तो देखूं आखिर मेरे इस बड़ी हुई शक्ति से मैं क्या क्या कर सकता हूं। ऐसा कहते हुए रंगा मुस्कुराकर राज की ओर देखता है, जिसकी नाराजगी भरी नजरों में आंसू थे और वो कहना चाह रहा हो कि उसे छोड़ दो। लेकिन रंगा को राज की इस हालत पर बहुत मजा आ रहा था।
जिसके साथ वो देव के सीने पर हमला करता, जिससे जमीन में हल्की कंपन होती और एक हल्का सा धमाका होता। आखिर कौन था देव और क्या रिश्ता था राज का उससे? क्यों हमला किया था रंगा ने देव पर? जैसे ही रंगा का नीला शक्तियों से घिरा हाथ देव के सीने टकराता है, सभी के कानों में हड्डियों के कड़ कड़ कर टूटने की आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ ही देव के मुंह से दर्द भरी आह निकलती और उसकी आंखें राज को देखते हुए धीमे धीमे बंद हो जाती है। रंगा का हाथ देव सीने में धंस गया था, जिस वो बड़ी ही बेदर्दी से देव के सफेद कपड़ों से पोंछते हुए अपने साथियों को स्टेडियम की ओर चलने के लिए कहता है। आज तो मजा ही आ गया मेरी, ये ब्लू ब्लेड तकनीक सच में पहले से ताकतवर हो गई है। ऐसा कहते हुए रंगा के चेहरे पर हल्की शैतानी मुस्कुराहट थी और वो मुकाबला देखने आए लोगों की तरफ देखकर कहता, अगर किसी को मेरे इस तरह आने से एतराज है तो आगे आ सकता है। सच में मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ऐसा कहते हुए काले कपड़े वाले लड़के की आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी। साथ ही उसका हाथ जो नीली रोशनी से ढका हुआ था, उस पर लाल भाप नजर आ रही थी, जो देव के खून के भाव में बदलने से पैदा हो रही थी। देव का शरीर हिल तक नहीं रहा था और साथ ही उसकी धड़कन तक रुक चुकी थी, जिसे दिखकर उस नजारे को देख रहे लोगों की आंखों में मौजूद खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन इससे पहले रंगा आगे कुछ कहता कि तभी उसे लोगों की आवाज सुनाई दी। ये तो क्लाउड दल में शामिल होने आया जवान पीढ़ी में से एक रंगा है। इसकी शक्तियां और रफ्तार तो लाजवाब है, साथ ये कितना बेरहम है। तो कोई कहता है, साथ ही इसकी बेरहमी भी बढ़ती जा रही थी। लोगों की नजरों में अपने लिए खौफ महसूस कर रंगा के चेहरे पर खुशी नजर आने लगी, जो ज्यादा देर तक नहीं रही। हैरानी की बात थी कि जमीन पर खून से लथपथ देव की मदद करने के लिए कोई नहीं आया। यही हकीकत थी इस दुनिया की, अगर कोई ताकतवर किसी के जान से मार भी दे तो कोई उसकी मदद करने नहीं आता था और नहीं सवाल उठाता था। इसलिए हर इंसान यहां जन्म लेने के साथ एक सपना रखता था, वो था ताकत और सिर्फ ताकत हासिल कर अपनी शक्तियों को बढ़ाना। लेकिन रंगा के चेहरे की मुस्कुराहट ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि तभी उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट बेरहमी में बदल गई। रंगा, क्या तुम इसी तरह अपनी ताकत दिखाना चाहते हो, वो भी किसी ऐसे पर हमला करके जिसने अभी तक अपना बचाव करना तक नहीं सीखा? मैं तुम्हारी शक्तियों से हैरान हो गया। एक माजकिया आवाज रंगा के कानों में हवा को चीरते हुए आई। इस आवाज के साथ एक हवा का बहाव तेज हो गया और तभी एक लड़का अचानक रंगा के सामने नजर आया, जिसके आंखों में हरी रंग की चमक देखी जा सकती थी और उसके सुंदर चेहरे और लंबे बालों के साथ उसका हरा रंग का कोट काफी लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब हो गया था। हरे रंग की शक्तियों बाला वायु मूल शक्ति का 6th लेवल योद्धा वेदांत। ये तो भारद्वाज दल में शामिल होने आया वेदांत है, एक जवान लड़के ने चिल्लाकर कहा। यह कितना खूबसूरत है और इसके हरे कपड़े कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक 16 साल की लड़की जवान लड़की ने मुस्कुराकर कहा। तभी दूसरी लड़की ने कहा, हाँ मैं तो इससे अभी शादी कर लूंगी, अगर यह हाँ कर दे तो। ये कितना ताकतवर है। तभी तीसरी ने कहा, मैं तो इसके साथ एक रात बिताने भर से खुश हो जाऊंगी। उस लड़की ने बाकी लड़कियों की तरफ मुंह बनाकर कर कहा। वही वेदांत उन सभी लड़कियों की बातें सुन रहा था, जिसके चलते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसके साथ मुस्कुराते हुए रंगा के सामने आकर खड़ा हो गया। वही रंग का गुस्सा इन बातों से बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते उसने वेदांत की ओर देखा, जिसके कारण रंगा चेहरे पर नाराजगी नजर आने लगी, जिसके साथ ही रंगा ने मुस्कुरा रही भीड़ की तरफ नाराजगी से देखा, जो रंगा भयानक नीली आंखों देखकर खामोश हो गए। लेकिन तभी रंगा ने अपने चेहरे के भाव को बदलते हुए कहा, वेदांत, क्या तुम अपनी शक्तियों के बढ़ाने के बाद खुद को इतना काबिल समझते हो कि हर मामले में अपनी टांग अड़ा सकते हो? शक्तियों पर इतना गुरूर कभी कभी जिंदगी और मौत के दौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। शातिर मुस्कुराहट के साथ रंगा ने वेदांत की ओर देख कर कहा। ऐसा कहते हुए रंगा के हाथों में नीले रंग की हल्की सी चमक नजर आने लगी थी और एक बार फिर उसके हाथ फिर से नीले रंग के पंजे में बदलने लगा, जिसे देखकर वेदांत ने हंसते हुए कहा, सही कहा तूने रंगा, लेकिन हर मामले में तो नहीं, पर इस मामले में तो अड़ा ही सकता हूं। भूल मत, दिवाकर सिटी के एक हिस्से में अगर तेरा दल राज करता है तो एक हिस्से में मेरा विंग्स दल का भी राज है, और इस वक्त तूने स्टेडियम की जिस जगह पर अपनी शक्तियों का गुरूर दिखाया है वो विंग्स दल के दायरे में आता है, और तू अभी दल का मेंबर नहीं बना, इसलिए इतना गुरूर अच्छा नहीं है। ऐसा कहते हुए वेदांत के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर बहुत सी लड़कियां उस पर फिदा होने लगी। वही वेदांत की बात सुनकर रंगा के चेहरे की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन उसने वेदांत पर हमला नहीं किया।
लेकिन दोनों की शक्तियों को निकलते देखकर मंच पर बैठे बहुत से लोगों का ध्यान उस ओर गया, जिसमें से एक थे राजघराने की पुलिस टुकड़ी के मुखिया शेर खान, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसके साथ ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्लाउड और विंग्स दल के जवान लड़के तो सच में बहुत काबिल है और ताकतवर होते जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने मंच पर शांत बैठे हरे कपड़े में विंग दल के मुखिया और काले कपड़े में बैठे क्लाउड दल के मुखिया की ओर देखा कर कहा। शेर खान की बात सुनकर मुखिया देशराज, जो कि क्लाउड दल के मुखिया और एक हाई स्टेज पर होने के कारण मुस्कुराते हुए बोले, शेर खान जी, ऐसा नहीं है। सच तो यही है कि इस बार हमारे क्लाउड दल के जवान पीढ़ी के योद्धाओं को तैयार करने में दल ने बहुत से खजाने इस्तेमाल किए हैं। और रही बात इस मामले की, तो मेरा दल के जवान खून में थोड़ा तो शक्तियों का गुरूर होना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने मुस्कुराकर विंग्स दल के मुखिया की तरफ देखा। वही क्लाउड दल के मुखिया की बात सुनकर भारद्वाज जी ने नाराज होते हुए कहा, मुझे लगता है हमें वार्षिक उत्सव शुरू कर देना चाहिए, वरना कहीं वेदांत का खून खोल गया तो मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुखिया देशराज। ऐसा कहते हुए भारद्वाज ने बाकी दलों के मुखिया की ओर देखा। दरअसल भारद्वाज विंग्स दल के मुखिया होने के कारण जानते थे कि क्लाउड दल के लोग शुरू से लड़ाई और मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं और इसीलिए उनके दल का हर मेंबर मुकाबला करने से एक बार भी पीछे नहीं हटता। वही भारद्वाज की बात सुनकर दूसरी और मंच की तरफ बैठे पीले कपड़े में बैठे शांत स्वभाव के साथ बैठे वैद्य संभा ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, वेदराज संभा, मेडिकल डिपार्टमेंट। जरूर मेरा दल भले ही आप लोगों की तरह ताकतवर नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस बार मेरा दल आप लोगों को टक्कर दे सके। ऐसा कहते हुए वैद्य संभा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर क्लाउड और विंग दल के मुखिया के चेहरे पर नाराजगी नजर आने लगी, क्योंकि संभा दिवाकर सिटी में दवाओं का बाजार चलाता था और इस काम में उसे इतना मुनाफा होता था जिसका तीनों दल साल भर में भी बराबरी नहीं कर सकते थे। साथ ही तीनों दलों में संभा सबसे ताकतवर परिवार में आता था और उसके मलय दल से बहुत खास रिश्ते भी थे, जिस कारण कोई दिवाकर शहर में कोई भी दल उनसे मुकाबला करना नहीं चाहता था। इसके अलावा चौथा दल, जिसमें किसी भी जवान पीढ़ी के योद्धा की रुचि नहीं थी, इस दल का नाम था द डिवाइन एक्स अकेडमी। लेकिन आज इस दल का नाम कोई नहीं जानता था सिवाय इस दल के आखिरी मुखिया के, क्योंकि इस दल के मुखिया और दल एक जहर के शिकार होने के कारण खत्म होने की कगार पर था, जिसमें से अब सिर्फ इस दल के मुखिया ही बचे थे। साथ ही तीनों दलों ने इस दल के बाजारों पर भी कब्जा कर लिया था और इस मामले को दबाने में राजधानी के पुलिस टुकड़ी के मुखिया देशराज भी साथ था। लेकिन फिर भी कोई भी इस दल के मुखिया से मुकाबला नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह थी हाफ इंटरमीडिएट गजराज राघवेंद्र की शक्तियां, जो चारों दल में सबसे ताकतवर थे और एक हाफ इंटरमीडिएट स्टेज पर थे, और शेर खान भी उनसे सीधे तौर पर मुकाबला करने से डरता था। लेकिन आज इस दल की हालत बहुत खराब थी, जिसकी वजह था इस दल के मेंबर के दिया गया जहर, नाम था ग्रीन पॉइजन ट्रेनिंग सील। लेकिन तीनों दलों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिसके साथ उन्होंने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा, महान मुखिया गजराज राघवेंद्र, अगर आपकी इजाजत हो तो मुकाबले को शुरू किया जाए। उस आवाज के साथ शेर खान और बाकी सभी ने घिन भरी नजरों से राघवेंद्र की ओर देखकर ठहाके लगाकर हंसने लगे। लेकिन हैरानी की बात थी, नीले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने उनकी हंसी पर ध्यान तक नहीं दिया, साथ ही बिना अपनी आंखें खोले अपने हाथों को हवा में हिलाया। राघवेंद्र के हाथ हिलाने के साथ ही उनके हाथ से शक्तियों की लहर जाकर मैदान के दूसरे हिस्से पर बने मंच के स्तंभ से टकराई, जिसे देखकर मुकाबले के मैदान में आए सभी लोग एक पल के लिए हैरान हो गए। और बाकी दलों के मुखिया ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मुखिया राघवेंद्र, क्या तुम भूल गए हो, सबसे पहले रोशनी जलाने का हक सबसे ताकतवर को होता है और हम सब में सबसे ताकत राजघराने की पुलिस टुकड़ी के मुखिया शेर खान है। ऐसा कहते हुए तीनों मुखिया ने शेर खान की चापलूसी करते हुए कहा। लेकिन तभी गजराज राघवेंद्र ने अपनी बूढ़ी आंखें खोली और नाराजगी से कहा, अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसे किसी दल का नाम नहीं सुना जो इस दिवाकर सिटी में शेर खान के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहते हुए गजराज राघवेंद्र की आंखों में नाराजगी थी और उनकी नजरें मैदान की ओर थी। तभी गजराज राघवेंद्र ने एक घूंट वाइन का पीते हुए कहा, दिवाकर सिटी में शेर खान सिर्फ राजधानी का नौकर है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ताकतवर है। ऐसा कहते हुए चौथे मुखिया गजराज राघवेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसके साथ ही उन्होंने मंच पर खड़े कुछ लोगों को आदेश दिया और तभी एक नौकर ने उन्हें वाइन से भरा एक बड़ा जग लाकर दिया। गजराज राघवेंद्र सबके सामने अपनी इस तरह बेइज्जती करते को देखकर शेर खान की जलकर सुलग गई, लेकिन वो भी जानता था कि गजराज राघवेंद्र का कहना सच था,
जिसके चलते उसने मुस्कुराकर तीनों मुखिया से भी रोशनी करने को कहा। और देखते ही देखते तीनों मुखिया ने अपनी शक्तियों से मंच पर लगे स्तंभ की रोशनी जला दी। चारों की रोशनी के बावजूद भी उस मंच पर गहरे भूरे रंग की शक्तियों में ज्यादा चमक थी, जिसे देखकर शेर खान ने अपने दांत पीसते हुए गजराज की ओर देखते हुए कहा, न जाने इस बुड्ढे पर उस जहर का असर क्यों नहीं हो रहा। लेकिन गजराज राघवेंद्र की नजर तो उस स्तंभ की बजाय स्टेडियम के कोने में जख्मी हालत में पड़े लड़के पर थी, जो बिना हिले डुले अपनी आखिरी सांस ले रहा था। जैसे ही मंच पर लगी चारों रोशनी जली, उसके साथ ही मंच पर बने स्तंभ पर अजीब और गरीब निशान नजर आने लगे, जिनको देखकर वार्षिक उत्सव पर होने वाले मुकाबले को देखने आए लोग हैरानी से उन निशानों की ओर देखने लगे। वही उत्सव के शुरू होने के साथ ही गजराज बिना किसी को कुछ उनका शरीर मंच से गायब हो जाता है, जिसे देखकर मंच पर मौजूद ताकतवर लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन देशराज के चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी थी, क्योंकि अगले ही पल गजराज राघवेंद्र का शरीर जवान पीढ़ी के योद्धा रंगा के सामने नजर आया। अचानक चौथे मुखिया गजराज को देखकर रंगा और वेदांत की आंखों में घबराहट नजर आ रही थी, क्योंकि गजराज राघवेंद्र के चेहरे की नाराजगी बता रही थी, जिसके चलते रंगा अपने शक्तियों को निकालकर बचकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि रंगा अपनी जगह से हिलता, अचानक उसे अपने शरीर पर शक्तियों का दबाव महसूस होता, जिसके साथ उसका शरीर अकड़ने लगता है, जिसके कारण वो घुटने के बल बैठ जाता है। वही उसके साथी रंगा की हालत देखकर चुपचाप अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। वो सभी समझ गए थे, अब गजराज रंगा को माफ करने वाले तो बिल्कुल नहीं थे, जिसे देखकर मुकाबला देखने आए लोग, जो एक पल पहले शोर मचा रहे थे, वो अब अंदर ही अंदर खुश नजर आ रहे थे। लेकिन इससे पहले उनकी खुशी और बढ़ती की तभी अचानक वहां एक और ताकतवर शक्ति की लहर उठती है, जिसे देखकर गजराज राघवेंद्र की आंखों की नाराजगी और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले शेर खान की भारी आवाज सुनाई देती है, मुखिया गजराज, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस मुकाबले के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं बड़े हो? इसलिए इस लड़के रंगा को जाने दो। ऐसा कहते हुए शेर खान अपनी शक्तियों से रंगा को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक गजराज राघवेंद्र अपने हाथ को हवा में हिलाते और उनके हाथ से खींचाव निकलकर रंगा को अपनी ओर खींचने लगता है। हवा में उड़ते हुए रंगा की गर्दन गहराज राघवेंद्र के हाथों में पहुंच जाती है, जिसे देखकर देशराज भारी आवाज में कहता है, गजराज। लेकिन तभी गजराज खौफनाक तरीके से हंसते हुए कहता है, गोलियां के जरिए शक्तियों को बढ़ाकर तुझे लगता है कि तूने भले ही अपनी शक्तियों के फॉर्मेशन स्टेज को हासिल कर लिया है शेर खान, लेकिन तेरी शक्तियां मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते हुए गजराज नाराजगी से रंगा की गर्दन भींचने लगते, जिससे रंगा मैदान के बीचों बीच हवा में झटपटाने लगता है। रंगा की आंखें खौफ से बड़ी होने लगती और उसकी नजर अचानक गजराज राघवेंद्र की शक्तियों से बनी मेटेलिक प्लेट पर नजर पड़ती, जिसे देखकर शेर खान की आंखों में हैरानी नजर आने लगती है और वो मन ही मन कहता है, गजराजा की शक्तियां हाफ इंटरमीडिएट रैंक से इंटरमीडिएट रैंक पहुंच चुकी है, इसका मतलब अब तक ये सिर्फ अपनी शक्तियों को छुपा रहा था। ऐसा कहते हुए गजराज के माथे पर परेशानी नजर आने लगती है, क्योंकि सभी जानते थे कि गजराज का परिवार बड़े ही रहस्यमयी ढंग से खत्म हुई थी, जिसके कारण शेर खान खुद भी गजराज से खौफ महसूस करता था। लेकिन गजराज को तो शेर खान की के चेहरे पर परेशानी देखकर मुस्कुराते हुए रंगा की ओर देखता है, और जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। लेकिन गजराज उसे मारते नहीं है, बल्कि उसकी गर्दन को पकड़ स्टेडियम की तरफ फेंक देता है। भले गजराज के रंगा को आराम से फेंका था, लेकिन उसकी हल्की शक्तियों के खींचाव से रंगा का शरीर किसी टॉप के गोले की तरह उड़ता हुआ जा रहा था, जिसके चलते रंगा की आंखों में खौफ नजर आने लगा था, जिसकी आंखों में खौफ के साथ मुखिया गजराज शक्तियों की मेटेलिक प्लेट शक्तियां के 4 सितारों के साथ नजर आने लगे थे, जिनके सामने रंगा की शक्तियां कुछ भी नहीं है। वो समझ गया कि गजराज उसकी हरकत पर बेहद नाराज है। रंगा का शरीर हवा में तेज रफ्तार में स्टेडियम की दीवार से टकराने वाला था कि तभी अचानक उसका शरीर हवा में ही रुक जाता है। लेकिन तभी किसी और शक्ति के खिंचाव ने रंगा के शरीर को स्टेडियम की दीवार से टकराने से बचा लिया था, जिसे देखकर गजराज ने नाराजगी से तीनों मुखिया की तरफ देखा। लेकिन इससे पहले मुखिया गजराज कुछ करते कि तभी उनका रास्ता पुलिस टुकड़ी मुखिया शेर खान ने रोक लिया, जिसके चलते शेर खान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नजर आने लगी। और शेर खान ने नाराजगी से कहा, गजराज, मैं ये मानता ही तुम मुझे मुकाबले में हरा सकते हो, लेकिन मेरे साथ इस वक्त दिवाकर सिटी का हर ताकतवर इंसान है, इसलिए तुम्हारी अकेले की ताकत हम सब के सामने कुछ नहीं है, हार मान लो। ऐसा कहते हुए शेर खान जोर जोर से हंसने लगा।
लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि अगले ही पल मुखिया गजराज का शरीर पर शक्तियों के पंख नजर आने लगे, मेटेलिक थे, जिनके साथ मुखिया गजराज ने उनको फड़फड़ाते हुए कहा, तिलिस्मी गिद्धों की टोली कभी बाज का शिकार करने में कामयाब नहीं हुई शेर खान। ऐसा कहते हुए गजराज राघवेंद्र अपने हाथों शक्तियों की सील बनाते हैं, जिसके साथ ही गजराज के पीछे बने पंखों अचानक कांपते हुए बड़े होकर 30 फुट के हो जाते हैं, जिनके साथ वो अपने पंखों को तेज फड़फड़ाते हुए भारी आवाज में कहता है, शेडो विंड टोर्नेडो। मुखिया गजराज राघवेंद्र के हमला करते ही अचानक उसके पंखों की हवा से स्टेडियम में हवा तेज हो जाती और आसमान में काले बादल नजर आने लगते हैं और आसमान से काली बिजली तेज चमक के साथ नीचे गिरनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते शेर खान की आंखों के सामने से गजराज राघवेंद्र गायब हो जाते हैं और उनकी आवाज सुनाई देती है, शेर खान, अगर इस दुनिया में गजराज राघवेंद्र कुछ ठान ले तो ऊपर वाले ईश्वर के अलावा कोई उसे नहीं रोक सकता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहते हुए गजराज की हंसी सुनाई देती है। थंडर फॉर्मेशन एक्टिवेट। और गजराज के इतना कहते ही स्टेडियम में मौजूद टोर्नेडो सभी पर हमला शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर शेर खान नाराजगी से कहता है, उस लड़के को बचाओ। ऐसा कहते हुए शेर खान नाराजगी से तुरंत अपने हाथों से सील तैयार करना शुरू कर देता है। साथ ही वो अपनी और आ रहे टोर्नेडो और आसमान से गिरती बिजली को रोकने के लिए अपने मेटेलिक विंग्स को बाहर निकालता और आसमान में उड़ते हुए गजराज को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने खुद कुछ नहीं किया तो आज उसको पूरे शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक और जहां मुखिया गजराज की शक्तियों को महसूस कर उनका पता लगाने में लगा था, वहीं दूसरी ओर गजराज रंगा पर फिर से हमला करने के लिए बढ़ रहा थे, लेकिन इस बात से अनजान कि मुखिया गजराज पर शेर खान की नजर है। शेर खान इस मौके का फायदा उठाते हुए शातिर तरह से मुस्कुराते हुए कहा, एटॉमिक फ्यूजन। शेर खान ने इतना कहने के साथ ही अपने नी शक्तियों से एक साथ 10 हमले कहे, लेकिन तभी मुखिया गजराज नाराजगी से कहते हैं, कंबाइन। और मुखिया गजराज राघवेंद्र के इतना कहने के साथ फॉर्मेशन अचानक रुक जाती और बिजली के हमले भी रुक जाते हैं, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता और उस धमाके के साथ ही शेर खान का हमला रुक जाता है, जिसे देखकर तीनों मुखिया राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी जैसे पृथ्वी ग्रह से आए कामचोर भिखारी हो। लेकिन जैसे ही तीनों मुखिया ने अपने सामने मुखिया गजराज को देखा तो उनके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी, क्योंकि मुखिया गजराज के एक ही हमले ने उन सभी की हालत खराब कर दी थी। ऐसा सोचते हुए उनके मन में एक ही ख्याल आया, क्या यही शक्तियां मिलती है जब कोई मास्टर स्टेज पर होता है, जिसके चलते खौफ से कांपते हुए अपनी शक्तियों को बाहर निकालने लगे। वहीं दूसरी और उनके पीछे खड़े रंगा की हालत ऐसे हो गई थी जैसे कोई भीगी बिल्ली के सामने शेर आ गया हो और उसके आसपास पेड़ ही न हो। लेकिन इससे पहले गजराज अपने हाथों से शक्तियों को निकालते तभी मुखिया वैधराज संभा डर से आगे आते हुए कहता है कि मुखिया गजराज राघवेंद्र, आपको रंगा से पहले उस लड़के की जान बचानी चाहिए। उसकी सांसें चल रही और आप मेरी मेडिकल काबिलियत जानते हैं, मैं उसकी जान बचा सकता हूं। ऐसा कहते हुए वैधराज संभा की आंखों में उम्मीद भरी रोशनी थी, जिसे सुनकर मुखिया गजराज का ध्यान देव की तरफ जाता है और तभी मौके का फायदा उठाकर शेर खान ने गजराज का ध्यान देव की ओर होते देख तुरंत अपनी शक्तियों से फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए कहा, 1000 एरो फॉर्मेशन एक्टिवेट। शेर खान के इतना कहने के साथ हजारों तीर हर दिशा से मुखिया राघवेंद्र पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे देख शेर खान अपने हमले की तैयारी करता, क्योंकि वो जानता था कि मुखिया गजराज अब अपनी जगह से हिलता तो एक साथ 1000 तीर उस पर हमला कर देते। लेकिन मुखिया गजराज के चेहरे पर तो परेशानी का नामो निशान तक नहीं था, जिसके साथ उन्होंने अपनी जगह पर खड़े होते हुए अपने पैर में शक्तियां भरते हुए कहा, डी ग्रेड की फॉर्मेशन के साथ तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, पुलिस टुकड़ी के मुखिया शेर खान। ऐसा कहते हुए मुखिया गजराज ने अपने शक्तियों से भरा पैर जमीन पर मारते हुए कहा, एटॉमिक किक। जिसके साथ ही गजराज ने अपने शक्तियों से भरे पैर को जमीन की तरफ मारा, जिसके साथ की शक्तियों का बना बड़ा सा पैर निकलकर जमीन से टकराया, जिसके साथ मुखिया गजराज के चारों ओर मौजूद शक्तियों के तीर गायब हो गए और साथ मुखिया गजराज ने हंसते हुए कहा, नाम में ही शेर है, बस तुम्हारे शेर खान। ऐसा कहते हुए मुखिया गजराज के चेहरे पर नाराजगी भरी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर शेर खान का खून खोल गया, क्योंकि सभी की नजरों के सामने मुखिया गजराज राघवेंद्र ने उसको 2 हमलों के नाकाम कर दिया था। लेकिन इससे पहले मुखिया गजराज ने संभा की ओर बिना मुड़े कहा, वैधराज संभा, अपनी बात से मुकरना नहीं, अगर उस लड़के की जान बची तो चौथे मुखिया के अधिकार से उस लड़के रंगा को माफ कर दूंगा, लेकिन अगर उस लड़के की जान नहीं बची तो मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा।
वैधराज संभा। ऐसा कहते हुए गजराज राघवेंद्र जख्मी लड़के देव की ओर जाने लगे, जिसे देखकर शेर खान भारी आवाज में अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कहता है, गजराज, क्या तुम राजघराने के नियम को तोड़ना चाहते हो? अगर तुमने किसी निर्दोष को सजा देने का कोई हक नहीं है। ऐसा कहते हुए शेर खान मुखिया गजराज रुकने पर मजबूर कर दिया, जिसे देख शेर खान के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी और गजराज की आंखें खून सी लाल हो गई, जिसके चलते उन्होंने नाराजगी से कहा, शेर खान, भूलो मत, ये राजघराने का ही नियम है कि दिवाकर शहर के चौथे मुखिया को अधिकार है। वो कमजोर पर हमला करने वाले को सजा दे सकता है अगर कोई उसका करीबी मदद मांगता है। और ऐसा कहते हुए मुखिया गजराज ने अपने हाथ का इशारा राज की तरफ किया। असल में वो राज ही था जिसने छुपकर सभी की नजरों से खुद को बचाते हुए मुखिया गजराज राघवेंद्र को वाइन का जग पकड़ाते हुए सब कुछ बताकर मदद मांगी थी। शेर खान की मुस्कुराहट देखकर गजराज समझ गए कि वो जानबूझकर उसे उकसा रहे हैं, लेकिन गजराज के सफेद बाल इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो एक तजुर्बेदार इंसान थे, जिसके चलते उन्होंने नाराजगी से कहा, वार्षिक उत्सव मुकाबला शुरू तभी होगा जब इस लड़के के साथ इंसाफ नहीं हो जाता। और मैं पूछना चाहूंगा पुलिस टुकड़ी के मुखिया शेर खान से, क्या वो इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे? ऐसा कहते हुए गजराज राघवेंद्र की आंखों में नाराजगी थी, जिसे देखकर शेर खान ने हंसते हुए जमीन पर अधमरी हालत में पड़े देव के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, क्यों नहीं मुखिया गजराज, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस लड़के को बदला लेने का अधिकार और नियम के मुताबिक मैं इस मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगा। शेर खान की बात सुनकर क्लाउड दल के मुखिया की आंखों में परेशानी नजर आने लगी, लेकिन तभी शेर खान ने गंभीर होते हुए कहा, मुखिया वैधराज पहले ही कह चुके हैं कि उस मामूली लड़के की जिंदगी बच जाएगी, इसलिए इस मामले को खत्म करो। लेकिन तभी मुखिया गजराज ने नाराजगी से अपने मुंह फेरते हुए कहा, शेर खान, ये तो इस लड़के की जिंदगी फैसला करेगी कौन सही और कौन गलत, और तुम अभी इतने ताकतवर नहीं कि शक्तियों के हिसाब से सही गलत का फैसला कर सको। अपनी बात कहने के साथ ही मुखिया गजराज राघवेंद्र ने राज को इशारा करते हुए देव को उनके पीछे आने को कहा, जिसे देखकर देव और उसके दो साथियों जो कुछ देर पहले मदद के लिए कदम बढ़ाते हुए देव को उठाने में मदद की, उनकी आंखों में मैदान में मौजूद इंटरमीडिएट स्टेज के शेर खान और तीनों मुखिया का खौफ भी नहीं था, और इस हिम्मत की वजह थे मुखिया गजराज राघवेंद्र, जिनके होते हुए दिवाकर शहर में कोई नुकसान तक नहीं पहुंचा सकता। साथ उन्होंने अपनी सोल प्लेट वापस डीएक्टिवेट करते हुए जमीन पर नीचे आ गए, और देखते ही देखते उनके पीठ पर लगे मेटेलिक विंग भी गायब हो और गए, और रह गए तो बस उनकी पीठ पर काट के फटने के निशान, जो इस बात का सबूत था कि दिवाकर शहर में गजराज की शक्तियों का सामना करने की ताकत किसी में नहीं है। वही सभी की नजरों के सामने मुखिया गजराज ने अपने हाथ को हवा में हिलाया, जिसके साथ स्टेडियम के स्तंभ पर जलती गहरे रंग की शक्तियों से बनी रोशनी अचानक गायब हो गई। अपनी शक्तियों को वापस लेने के बाद गजराज तीनों मुखिया और पुलिस टुकड़ी मुखिया शेर खान को नजरअंदाज करते हुए जाने लगे, जिसे देखकर मुकाबला देखने आई कई जवान हसीनाएं तो जोर जोर से चिल्लाने, लेकिन हालांकि उन्हें मालूम था कि मुखिया गजराज राघवेंद्र उनकी दादा की उम्र के थे, उसके बावजूद उन्हें मुखिया गजराज के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट नजर आने लगी, लेकिन वो बिना रुके स्टेडियम से गायब हो गए। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही था कि जिस तरह पृथ्वी पर जवान लड़के लड़कियां प्यार में अंधे हो जाते थे, उसी तरह प्लेनेट मशरूम पर लोग शक्तियों में अंधे हो जाते थे। असल मुखिया गजराज ने ऐसा इसलिए किया था कि ताकि वार्षिक उत्सव पूरा नहीं हो पाए, क्योंकि वार्षिक उत्सव स्तंभ को वर्ष में एक बार ही जलाया जा सकता था, और एक बार बुझ जाने पर इसे किसी भी तरीके से साल भर तक नहीं जलाया जा सकता था। शेर खान समझ गया था कि मुखिया गजराज ने आज उसकी इतनी बेइज्जती की है जितनी उसे फिर से कमाने में 5 सालों का वक्त लग जाएगा। ऐसा कहते हुए शेर खान की आंखों में नाराजगी इस कदर बढ़ जाती कि वो तेज रफ्तार में मैदान से पंख को फड़फड़ाते हुए, लेकिन एक और जहां सभी दल अचानक मुकाबले को रुकते देख बात को दबाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके दल की बदनामी न बही, मुकाबले को देखने आए योद्धाओं ने मुकाबले में हुए हंगामे को पूरे दिवाकर शहर में फैला दिया था, जिसके चलते राजघराने ने वहां की तहकीकत के लिए एक ताकतवर योद्धा को भेज दिया था। ये खबर मिलते शेर खान ने अपने हाथ में पकड़े वाइन के ग्लास को मसलते हुए कहा, मुखिया गजराज राघवेंद्र, इस दुनिया पर सिर्फ शक्तियों का राज चलता आया और चलता रहेगा। ऐसा कहते हुए शेर खान सामयाने में बैठ वाइन पी रहा था और हसीन दूध से सफेद जिस्म वाली खूबसूरत लड़कियों का नाच देख रहा था, जबकि शेर खान के बगल बगल में पहले से 2 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई थी, जिन्होंने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे और नशे के कारण वो बार बार शेर खान के करीब आने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि किसने उसके नाम में लिखे शेर खान की नाराजगी उसके काबू से बाहर थी, जिसके चलते शेर खान ने तुरंत अपने हाथ को झटका। उसके हल्के से झटके के साथ ही उस खूबसूरत हल्की लाल पहने लड़की उड़ती हुई बेड पर जा गिरी और अचानक हुए इस हादसे से उसकी बदन पर बचे रहे कपड़े भी उतर गए, जिसे देखकर शेर खान की नजर उस बिस्तर पर पड़ा बिना लिबास पहने लड़की पर पड़ी, जिसके साथ उसकी आंखों की नफरत हवस के भूखे दरिंदे में बदल गई और वो बिस्तर पर पड़ी शर्म से लाल लड़की की ओर बढ़ने लगा, जो उस समयाने में सिर्फ काम करने आती थी। उस लड़की की आंखों में खौफ था और वो जानती थी कि आज उसे कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। वही उन सभी से दूर एक साधारण से कमरे में हल्की पीले मोती की जलती रोशनी में बिस्तर पर जख्मी हालत में लेटे देव पर नजर पड़ी, जिसके जख्म पहले ठीक थे क्योंकि वैद्यराज संभा ने देव को कुछ ताकतवर गोलियां खिलाई, जिसके बाद देव की जिंदगी खतरे से बाहर कर दिया, जिसे देखकर मुखिया गजराज राघवेंद्र ने जैसे ही वैद्यराज संभा के चेहरे पर परेशानी देखी तो गंभीर आवाज में पूछा। मुखिया संभा ने गंभीर आवाज में कहा, मुखिया गजराज, इस लड़के की जिंदगी तो बच गई, लेकिन ये कभी अब शक्तियों को हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके सीने की हड्डियां टूट चुकी, जिसके कारण इसका दिल बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका है। इसलिए अगर इसने कभी ट्रेनिंग करने की कोशिश भी की तो ये उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा और तीसरे लेवल पर पहुंचने से पहले ही जख्मी हो जाएगा। ऐसा कहते हुए भले ही वैद्यराज सांभा के चेहरे के भाव शांत थे, लेकिन वो महसूस कर पा रहे थे कि मुखिया गजराज राघवेंद्र के चेहरे पर नाराजगी थी, साथ उनके दिल में सुकून भी था कि अब जदेव ठीक है तो उनके सामने खड़ा देव दिवाकर शहर के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने मुखिया गजराज राघवेंद्र से इजाजत लेते हुए कहा, अच्छा मैं चलता हूं। वही उत्तरी इलाके के मुखिया वैद्यराज सांभा के जाने के बाद गजराज राघवेंद्र भी आराम करने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। एक महीने के बाद पुराने से कमरे की खिड़की के रास्ते सूरज से आती रोशनी के कमजोर लड़के के चेहरे पर पड़ती है, जिसने बड़े ही आम कपड़े पहने हुए थे। साथ ही उसकी कमजोरी के चलते वो बिस्तर से उठ की कोशिश करता है, जिसके चलते वो बिस्तर से गिर जाता है। लेकिन उसके गिरने की आवाज के साथ ही अचानक एक हल्की सी आवाज होती है, जिसके चलते देव को कमरे में अपनी ओर आती तो खूबसूरत पतली टांगे नजर आती है और दो हाथ उसकी उठने मदद करते हैं। लेकिन देव उस सफेद कपड़े पहने हुई लड़की के चेहरे को नहीं देख पाता, जो एक सफेद कपड़े के मास्क से ढका हुआ होता है। लेकिन देव को उसकी आंखें नजर आती है, जिनमें देव को एक सफेद मोती नजर आता है। और तभी देव को उस लड़की की खूबसूरत आवाज सुनाई देती है, तुम ठीक तो हो? ऐसा कहते हुए वो देव के कपड़े ठीक करते हुए उसके चोट को देखने लगती है। लेकिन तभी देव उसको अपने सीने पर हाथ रखते देख उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं ठीक हूं। ऐसा कहते हुए देव की आवाज बहुत धीमी थी, जिसे देखकर मास्क पहने सफेद लड़की हड़बड़ाकर अपना हाथ देव से छुड़ाती है और जाते हुए कहती है, मैं मुखिया जी को खबर करती हूं, उन्हें बहुत खुशी होगी तुम्हें ठीक देख कर। ऐसा कहते हुए वो कमरे से बाहर चली जाती है, जिसे देखकर देव धीमी आवाज में कहता है, मैं यहां कैसे आया? और तभी देव अपने सीने पर हाथ रखता है और तभी उसके हल्का दर्द महसूस होता है, क्योंकि देव के जख्म भले ही ऊपर तौर पर भर चुके थे, लेकिन उसके अंदरूनी जख्म बहुत गहरे थे जिन्हें भरना नामुमकिन था। लेकिन देव को उस दर्द के साथ ही सब कुछ याद आ जाता है कि किस तरह रंगा ने उस पर जानबूझकर अपनी शक्तियों के गुरूर के चलते हमला किया, जिसके साथ देव की आंखों में नाराजगी नजर आने लगती है। लेकिन हैरानी की बात थी कि देव शक्तियों को महसूस ही नहीं कर पा रहा था, जिसे देखकर अचानक कमरे के दरवाजे से एक भारी आवाज सुनाई देती है, लड़के शक्तियों को सोखने की कोशिश मत करो, मैंने ये कमरे सेफ्टी फॉर्मेशन एक्टिव कर रखी है, इसलिए जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक तुम इसी कमरे में रहोगे और शीरीन तुम्हारी देखभाल करेगी। लेकिन उस भरी आवाज को सुन जैसे ही देव उस आवाज के चेहरे को देखता है तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट नजर आती है, जिसके साथ वो खुशी से कहता है, चौथे मुखिया गजराज राघवेंद्र, क्या ये आप है? दरअसल मैं आपके पास ही आया था और मैं स्वर्ग आश्रम से आया हूं, मेरा नाम देव है। आपको मेरे आने की खबर तो मिली होगी, आपने एक स्टूडेंट को हर साल उस आश्रम से चुनते हैं जिसको आप खुद ट्रेन करते हैं। इस बार लिस्ट में मेरा नाम आया है, इसलिए मैं जल्द आपके पास आने के लिए सीधा स्टेडियम आ गया। लेकिन इससे आगे की बात देव कुछ कहता कि तभी गजराज भारी आवाज में कहते हैं, मैं जानता हूं लेकिन फिलहाल तुम ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए आराम करो, जब तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। ऐसा कहते हुए गजराज कमरे से बाहर जाने लगते हैं। वही मुखिया गजराज की बात सुनकर शीरीन के चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है और मुखिया गजराज के पीछे जाने लगती है।
वही दूसरी ओर देव मुखिया और खूबसूरत लड़की को जाते देख हैरान होकर मन ही मन कहता है, एक खूबसूरत लड़की और एक खदूस बूढ़ा और मेरी टूटी फूटी हालत, न जाने मेरी किस्मत मुझे और क्या काय दिखाएगी। पता नहीं मैं कब मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा जब मुझे और मेरे आश्रम के लोगों का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। ऐस कहते हुए देव लेते लेते कमरे की पुरानी छत को देखता है। क्या होगा जब देव को पता चलेगा कि उसका सबसे ताकतवर होने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। एक और जहां कमरे में बिस्तर पर लेटा देव खुश था कि अब उसे कोई कमजोर कहकर परेशान नहीं करेगा और न कोई उसका मजाक उड़ा पाएगा। ऐसा कहते हुए देव कमरे रखी तलवारों और कवच को देखता है। उसकी आंखों में चमक थी। वही दूसरी और एक और शांत कमरे में गजराज राघवेंद्र अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके शरीर से लगातार गहरे भूरे रंग की शक्तियां निकल रही थी, जिसके साथ ही उनके शरीर पर एक शक्तियों का कवच नजर आ रहा था। उनकी गहरे भूरे रंग की शक्तियों से चमक रही थी, जिसके कारण वो देखने एक भयानक शैतान लग रहे थे कि तभी अचानक गजराज राघवेंद्र के मुंह से बहुत सारा खून निकला और वो खांसने लगे। साथ ही अचानक उनका चेहरा पीला पड़ने लगा, जिसे देख पास ही खड़ी शिरीन ने के माथे पर परेशानी नजर आने लगी और वो घबराकर मुखिया गजराज राघवेंद्र के पास आकर बोली, आप ठीक तो है। ऐसा कहते हुए शिरीन की आंखों में अचानक एक सफेद बिंदु नजर आने लगा और उसकी बॉडी ग्लो करने लगी। साथ ही उसकी शक्तियां गजराज राघवेंद्र के शरीर में जाने लगी। देखते ही देखते गजराज राघवेंद्र का पीला चेहरा फिर से ठीक होने लगा, जिसे देखकर शिरीन ने राहत की सांस ली और घबराते हुए कहा, आप ठीक तो है मुखिया गजराज राघवेंद्र। ऐसा कहते हुए शिरीन के चेहरे पर उदासी और आंखों में मायूसी थी, जिसे देखकर मुखिया गजराज ने कुछ नहीं कहा और शिरीन की ओर मुड़कर उसके गालों पे हाथ फेरते हुए हंसकर कहा, शिरीन तुम्हारे पास कुदरत की अनोखी शक्ति है, इसका इस्तेमाल हमेशा मत किया करो। अगर उन लोगों को पता चला कि तुम मेरे पास हो तो शायद वो तुम्हें हासिल करने के लिए दिवाकर शहर पर हमला कर देंगे। इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं मुझे किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो तुम्हारी रक्षा कर सके। ऐसा कहते हुए गजराज राघवेंद्र अपनी आंखें बंद करके ट्रेनिंग करने लगते हैं। वही दूसरी और मुखिया गजराज को ट्रेनिंग करते देख शिरीन उदास होकर वहां से जाने लगती है। वही दूसरी और कमरे में एक खूबसूरत जवान लड़का पूर्वी मुखिया के दल में पहुंचता, जिसने हल्के पीले रंग के कपड़े पहने थे। साथ ही उसके सीने पर एक प्लस का निशान बना था, जिसे देखकर कोई भर बता सकता था कि वो मेडिकल सेंटर का स्टूडेंट था। इस दुनिया में एक इंसान को सबसे पहले अपने 10 लेवल कंप्लीट करके अपनी सोल एनर्जी प्लेट को एक्टिव करना होता है, जिसके बाद ही वो आगे की ट्रेनिंग करके खुद को ताकतवर बना सकता है। लेकिन जैसे ही वो लड़का मुखिया गजराज राघवेंद्र के दल पर पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों हैरानी से उसको देखने लगे थे। उस लड़के ने मेडिकल सेंटर के यूनिफॉर्म पहनी थी, जिसका रंग हल्का पीला था। उस लड़के को देखकर लोग बातें करनी शुरू कर देते हैं, ये लड़का तो उत्तरी मुखिया के मेडिकल सेंटर से है, ये यहां क्या करने आया है, हैरानी के साथ देखते हुए कहते हैं। तभी पास ही दुकानदार का मालिक नाराजगी से कहता है, ये जरूर उस खूबसूरत लड़की के लिए आया होगा। ऐसा कहते हुए उस दुकानदार के बद्दे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर दूसरा आदमी जो दुबला पतला है मुस्कुराकर कहता है, लगता है भाई तुम्हें उसे जलन हो रही है, क्योंकि वो तुमसे अच्छा और ताकतवर भी है। दुबले पतले आदमी के इतना कहते ही भद्दा दुकान उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा तूने? ऐसा कहते हुए भद्दे दुकानदार की आंखों में नाराजगी थी, जिसे देखकर आसपास खड़े लोगों को पता चलता है कि उसकी शक्तियां 4 लेवल पर थी, जिसे देखकर दुबले पतले लड़के की आंखों में खौफ नजर आता है। लेकिन तभी अकेडमी का दरवाजा खुलता है, जिसके ऊपर एक टूटे फूटे बोर्ड पर लिखा था अकेडमी का नाम। जैसे ही अकेडमी का दरवाजा खुलता, पीले रंग की यूनिफॉर्म पहने लड़का जो आसपास के लोगों की बात सुन रहा था, उसका ध्यान खुलते दरवाजे की ओर जाता है और उसकी नजर एक सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसने अपने चेहरे पर एक सफेद रंग का मास्क लगा रखा था। साथ उस मास्क के कारण उसकी आंखें तक साफ साफ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उस लड़की की खूबसूरती का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। उस लड़की को देखकर पीले कपड़े पहना लड़का एक पल के लिए हैरान हो जाता है और कुछ कह ही नहीं पाता। वही दूसरी ओर दरवाजा खोलकर खड़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि प्यारी शिरीन थी, जो अपनी सॉफ्ट आवाज में कहती है, तुम फिर आ गए, मैंने कहा था ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और इसलिए तुम जा सकते हो। ऐसा कहते ही शिरीन दरवाजा बंद करने वाली थी कि तभी वो लड़का जल्दी से अपने हाथ से बंद दरवाजे की खोलते हुए कहता है, शिरीन रुको, मैं दरअसल देव से मिलने आया हूं और अब तो वो ठीक हो गया होगा, इसलिए क्या मैं उससे मिल सकता हूं? वो लड़का मुस्कुराकर अपनी स्माइल शिरीन को पास करते हुए कहता है।
जिसके जवाब में शिरीन अपने शांत भाव में कहती है, अच्छा, देव पहले से ठीक है। ऐसा कहते हुए वो दरवाजे को खोल देती और इस पीले यूनिफॉर्म पहने लड़के को अंदर आने देती है। वही शिरीन बिना कुछ बोले पीले कपड़े वाले लड़के को लेकर देव एकेडमी के गलियारे से होते हुए एक पुराने कमरे के पास जाकर रुकती है और हाथ के इशारे से कहती है, देव अंदर है, तुम जाकर उससे मिल सकते हो। ऐसा कहते हुए शिरीन मुड़ी ही थी कि राज उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, शिरीन, तुम्हें पता है मुखिया वैधराज संभा ने मुझे टेम स्टूडेंट बना लिया है और मुझे ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। ऐसा कहते हुए देव शिरीन की और स्माइल पास करते हुए कहता है और उसके कदम करीब आ जाता है। वही शिरीन राज को अपने करीब आते हुए देखकर अपने हाथ को उससे छुड़ा लेती है और अपने कदम पीछे हटाते हुए कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राज, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए तुम देव से मिल सकते हो और मुझे अब मुखिया जी के लिए चाय लेके जानी है, इसलिए मेरा रास्ता मत रोको। लेकिन तभी राज फिर कहता है, तुम्हें इस टूटे फूटे एकेडमी में ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है, या तुम कुछ नहीं सीख पाओगी, क्योंकि सभी जानते हैं मुखिया गजराज की शक्तियां कम हो रही है और उसकी वजह वो खुद है। लेकिन मुखिया के बारे में बुरा भला कहते देख शिरीन को राज पर गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। अपने गाल के थप्पड़ लगते ही राज मुस्कुराते हुए मन ही मन कहता है, शिरीन, मैं तुम्हें साबित करके रहूंगा कि इस दुनिया में तुम्हारे लिए मैं ही सबसे काबिल हूं। राज का पास्ट। राज को भी देव की तरह अपने मां बाप के बारे में कुछ नहीं पता था और वो भी एक अनाथालय में पड़ा हुआ था। लेकिन उसने इस बात को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया, जिसके कारण वो 17 साल की उम्र में 6 लेवल पर पहुंच गया था और अपनी सोल एनर्जी प्लेट को तैयार करने से 3 लेवल पीछे थे। वही दूसरी और शिरीन को मुकाबले का वो दिन याद आता है जब उसके घर वालों ने उसे ये कहकर छोड़ दिया था क्योंकि वो एक मनहूस है, क्योंकि उसके पास व्हाइट पुपुल आई है जो अक्सर निशाचर की निशानी होती है, यानी उसके शरीर में एक तिलिस्मी जानवर की सोल होती है और जिस दिन वो 25 साल की होगी वो सोल उसके शरीर पर हावी होकर उसे एक निशाचर बना देगी, जिसके बाद मासूम और प्यारी शिरीन एक एविल गॉड बन जाएगी। ये ख्याल आते ही शिरीन के मासूम चेहरे पर खौफ नजर आने लगता है, जिसे देखकर राज उसका हाथ फिर से पकड़ते हुए कहता है, शिरीन, भरोसा करो, मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखूंगा और इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनूंगा। ऐसा कहते हुए राज अपनी शक्तियों को बाहर निकलने से रोक नहीं पाता, लेकिन उसकी शक्तियों को देखकर शिरीन का गुस्सा और बढ़ जाता है, जिसके साथ ही वो नाराजगी से कहती है, तुम 6th लेवल पर हो। ऐसा कहते हुए वो एक बार फिर अपना हाथ छुड़ा लेती है, जिसे देखकर राज अपने हाथों को वापस लेते हुए अपनी शक्तियों को काबू कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि शिरीन उससे डर रही थी। वही शिरीन मन ही मन सोच रही थी कि जब राज 6th लेवल पर था तो उसने देव को बचाया क्यों नहीं। लेकिन उनकी बातें सुनकर कर कमरे का दरवाजा खुल जाता है और देव बाहर आ जाता, जिसके चेहरे पर राज को देखकर एक बड़ी मुस्कुराहट थी। वही देव को अपनी टांगों पर खड़ा होते देख राज मुस्कुराकर कहता है, दोस्त देव, तुम तो पूरी तरह ठीक हो चुके हो। वार्षिक उत्सव 7 महीने बाद शुरू होने वाला है, लगता है तुमने तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन ट्रेनिंग की बात सुनते ही देव के मासूम और प्यारे चेहरे पर उदासी आ जाती है, क्योंकि जब से वो मुखिया गजराज का स्टूडेंट बना था वो सिर्फ आराम ही कर रहा था और उसने अपने कमरे से कदम भी बाहर नहीं रखा था। लेकिन तभी राजदेव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता, चलो आज मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? राज मुस्कुराते हुए एक नजर शिरीन को देखते हुए कहता है। वही देव राज की बात पर हामी करते हुए जाने लगता है, लेकिन देव को जाते देख शिरीन उसे रोकते हुए खुद भी साथ चलना शुरू कर देती है। असल में शिरीन को मालूम था कि देव अब कभी ट्रेनिंग नहीं कर सकता था, क्योंकि मुखिया ने उसे पहले ही बता दिया था और साथ ही राज का ख्याल रखने को कहा था, ताकि उसके दौरान वो राज के अंदरूनी जख्मों को ठीक करने के लिए कोई तरीका ढूंढ सके। लेकिन देव के ठीक होने के 5 महीने बाद भी वो उसका इलाज नहीं ढूंढ पाते। वही राज शिरीन और देव के साथ लेकर दिवाकर शहर के रास्ते से होते हुए एक शामियाने के सामने रुकता है, जिस पर 2 स्टार लगे थे और उसका नाम था मूनलाइट क्लब। यहां मैं आपको बता दूं कि स्टार का मतलब होटल की रॉयल्टी थी, यानी वो कितना खास था। शामियाने में पहुंचते ही देव की नजर वहां की सुंदर सजावट पर पड़ती है, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी जेब पर जाती है, लेकिन जिसे देखकर राज मुस्कुराते हुए कहता है, दोस्त देव, तुम पैसों की फिक्र मत करो, आज की दावत मेरी ओर से मैंने पहले ही के खास एक सेंट ग्रेड का कमरा बुक करा लिया और मेरे कुछ दोस्त भी आने वाले हैं। लेकिन राज ने इतना कहा था कि तभी देव की नजर कुछ जवान लोगों पर पड़ती जो गंदी नजरों से शिरीन को देख रहा थे।
जिसे देखकर देव की आंखों में नाराजगी नजर आने लगती है। लेकिन तभी राज मुस्कुराते हुए कहता, ये लो मेरे दोस्त भी आ गए। ऐसा कहते हुए राज सामने से आते कुछ लोगों की तरफ इशारा करता है, जिनमें से एक ने काले कपड़े पहने हुए था। जैसे ही देव शिरीन राज के साथ आलीशान मूनलाइट शामियाने के सामने पहुंचा कि अचानक उसकी नजर शिरीन पर पड़ी, जिसको देखकर देव समझ गया कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अपने दोस्त राज की वजह से उसने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखी। देव ने बड़े ही साधारण कपड़े पहने हुए थे, एक काला कोट और अंदर एक सफेद यूनिफॉर्म थी, जिसमें 14 साल की उम्र का होने के बावजूद देव जवान दिख रहा था। असल में देव के कपड़े फट चुके थे, इसलिए मुखिया गजराज ने उसे अपनी अकेडमी की यूनिफॉर्म पहना दी थी, इसलिए सभी को लगता था कि देव अब उनकी अकेडमी का स्टूडेंट है। लेकिन तभी शामियाने के बाहर खड़ा राज मुस्कुराहट के साथ शिरीन की ओर देखते हुए कहता है, चलो अंदर चलते हैं। शामियाने के अंदर पहुंचते ही देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो पहली बार इतने बड़े शामियाने में आया था जहां पर बहुत से लोग टेबल पर बैठकर वाइन का मजा लेते हुए खाना खा रहे थे। मूनलाइट शामियाना अक्सर भीड़ के कारण भरा रहता था, जिसकी वजह थी उसकी लोकेशन, जो कि चारों अकेडमी के पास थी, जिस वजह से शामियाने को बहुत अधिक फायदा होता था। इसलिए शामियाने में अकेडमी में आए टेम्प स्टूडेंट का खास ख्याल रखा जाता था, ताकि वो उनके सेलेक्ट होने तक खूब पैसे कमा सके। शिरीन देव के बगल में खड़ी थी और राज उनके आगे की। तभी एक खूबसूरत बेट्रेस लाल कपड़े की यूनिफॉर्म पहने आकर राज से इज्जत से कहती है, मूनलाइट होटल में आपका स्वागत है, मेरा नाम हरलीन है। सर, आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे? ऐसा कहते हुए उसकी नजर राज के कपड़ों पर लगे प्लस के निशान पर थी, जिसका मतलब था कि राज मेडिकल अकेडमी का स्टूडेंट है। वो लड़की अच्छे से जानती थी कि मेडिकल अकेडमी में पढ़ने वाले स्टूडेंट भले ही गरीब हो, लेकिन आगे चलकर वो जब अपना प्रोफेशन चुनकर एक डॉक्टर या केमिस्ट बनते हैं तो वो बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं। और अगर कोई दोनों प्रोफेशन में अच्छा हो तो उसे बहुत खास इज्जत दी जाती है। वो नौकरानी अभी राज के खूबसूरत चेहरे को देखते हैं कि तभी राज मुस्कुराकर कहता है, दरअसल मैंने यहाँ एक सेंटीग्रेड का टेबल बुक करवाया है मेरे सभी दोस्तों के लिए, इसलिए क्या आप मुझे बता सकती हैं हमारी टेबल कौन सी है? राज मुस्कुराते हुए उस बेट्रेस हरलीन की ओर देखकर कहता है। राज की बात सुनकर हरलीन की आंखों में चमक आ जाती है, जिसके साथ वो मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे पीछे आइए सर। ऐसा कहते हुए हरलीन अपनी कमर को मटकाते हुए आसपास निहारती नजरों की ओर मुस्कुराते हुए एक सेंट फ्लोर पर बने खास कमरों की ओर जाने लगती है, जिसे देखकर राज हरलीन के पीछे जाने लगता है। वही राज के नए दोस्त, जिनमें एक लड़की जिसने नीले रंग की खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी और दो लड़के जो राज की तरह स्मार्ट थे, हरलीन के पीछे जाने लगते हैं। वही सभी को जाते देख देव और शिरीन भी उनके पीछे जाने लगते। देव हैरान था कि उसके दोस्तों के मिलने के बाद से राज उसे अजीब से व्यवहार कर रहा था, लेकिन देव इस बात को जाहिर नहीं करता और सीढ़ियों की तरफ जल्दी से बढ़ता है। लेकिन वहां मौजूद गार्ड शिरीन को तो जाने देते, जो कि बेहद खूबसूरत थी। लेकिन वो देव के आम कपड़े देखकर और उसकी यूनिफॉर्म को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि वो किस अकेडमी से, जिस वजह से वो उसे रोक लेते हैं। देव अपने दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, रास्ते से हटिए, वो मेरे दोस्त है और मैं उनके साथ हूं। ऐसा कहते हुए देव के चेहरे पर नाराजगी का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन उसकी आवाज सुनकर शिरीन रुक जाती और जैसे ही वो गार्ड को देव को धक्का देते देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती तभी शिरीन की बगल में राज आकर कहता, वो हमारे साथ है। ऐसा कहते हुए राज देव की ओर इशारा करते हुए कहता है। वही राज की बात सुनकर एक पल के लिए गार्ड चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें देव के मामूली कपड़े देखकर बड़ा अजीब लगता है। लेकिन राज की यूनिफॉर्म देखकर वो कुछ नहीं कहते हैं और झुककर अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं, जिसे देखकर देव मुस्कुराकर राज का शुक्रिया करता। देव हैरान था कि राज वापस मुड़ चुका था और उसने देव की ये बातों पर ध्यान तक नहीं दिया था। देव को समझ नहीं आता कि राज ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराता है और शिरीन के साथ सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। लेकिन तभी राज के बगल में चल रही लड़की मुस्कुराते हुए राज से कहती है, ये लड़का कौन है राज? क्या ये तुम्हारी तरह है? ऐसा कहते हुए उस लड़की के चेहरे पर गुरूर था, क्योंकि वो एक अमीर परिवार से संबंध रखती थी और अगर राज टैलेंटेड नहीं होता तो शायद उससे बात भी नहीं करती। लेकिन राज ने शिरीन की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, सलीना वो मेरा दोस्त है। और ऐसा कहते हुए राज ने शिरीन की ओर मुस्कुराकर देखा। राज के मुंह से देव के लिए दोस्त शब्द सुनकर सलीना ने मुंह बनाते हुए कहा, दिख रहा है तुम्हारा दोस्त है, बस यही खासियत है उसमें।
हूं। ऐसा कहकर उसने अपनी नजरें शिरीन की ओर की, जिसने एक मास्क से अपने चेहरे को ढक रहा था, लेकिन उसके बावजूद सलीना को उससे जलन हो रही थी। जिसके चलते सलीना ने शिरीन से कहा, क्या तुम इतनी बदसूरत हो कि अपना चेहरा ही छुपा कर रखती हो? सलीना ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जिसे देखकर सलीना के साथ खड़े दोनों दोस्त ने शिरीन को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारते हुए कहा, मुझे नहीं लगता सलीना, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें शिरीन से जलन तो नहीं हो रही? ऐसा कहते हुए उस लड़के ने शिरीन का मास्क हटाने की कोशिश की, जिसे देखकर शिरीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो कुछ कदम पीछे हट गई। लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोकती, उसका पैर सीढ़ियों से सरक गया, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर खौफ नजर आने लगा। वही शिरीन को गिरते देख राज ने नाराजगी से सलीना के बगल में खड़े पीले कपड़े पहने लड़के को नाराजगी से देखा। वही शिरीन ने खौफ के चलते अपनी शक्तियों को निकालना के बारे में सोचा, लेकिन तभी उसे अपनी कमर पर एक मर्दाना हाथ महसूस हुआ और शिरीन की नजरों के सामने एक चेहरा नजर आया, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। तुम्हें सावधान रहना चाहिए शिरीन, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। शिरीन ने जैसे ही देव की बात सुनी और अपनी कमर पर देव का हाथ महसूस किया, उसके गाल शर्म से लाल हो गए। अगर शिरीन ने उस वक्त मास्क नहीं पहना होता तो शायद सबको उसका लाल चेहरा दिख जाता, जिसके चलते उसने राहत की सांस लेते हुए अपनी धड़कन को शांत कर देव से कहा, मैं ठीक हूं, शुक्रिया, तुम अपना हाथ हटा सकते हो। ऐसा कहते हुए शिरीन के चेहरे पर हल्की नाराजगी के साथ राज के साथ खड़े लड़के की ओर देखा, लेकिन शिरीन कुछ कहती उससे पहले देव ने नाराजगी से अपनी भारी आवाज में कहा, माफी मांगो। देव की भारी आवाज और आंखों में नाराजगी देखकर राज के साथ खड़े लड़के का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जिसके बाद उसने नाराजगी से राज की तरफ देखकर देव से कहा, क्या तू सच में चाहता है कि मैं माफी मांगूं? वो भी तुझ जैसे अपाहिज से? असल में हुआ ये था कि देव ने इतनी तेज कहा था कि आसपास के सभी लोग राज और उसके दोस्तों को देखने लगे थे, जिस वजह से राज के साथ आए दोस्तों बड़ी शर्म महसूस होने लगी थी। वही जैसे ही सैम के मुंह से देव ने अपाहिज सुना, उसकी आंखों में नाराजगी नजर आने लगी। लेकिन तभी राज ने बात को बिगड़ते देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त देव, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। सैम का मतलब वो नहीं था। सैम को नहीं पता था कि शिरीन को अपने चेहरे से मास्क हटाना पसंद नहीं है, इसलिए उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। वही सैम गुस्से के साथ देव को देख रहा था, जिसकी नजरें उसी पर थी। तभी हरलीन सभी का ध्यान अपनी ओर करते हुए कहती, सर हम पहुंच गए। एक स्ट्रीट ग्रेड रूम इस तरफ है। ऐसा कहते हुए हरलीन के कमरे की ओर इशारा करती है, जिसको खूबसूरत गुलाबी पर्दों से सजा रखा था और रोशनी के लिए अलग अलग रंग के मोतियों को लगा रखा था। कमरे की सजावट देखकर सभी का ध्यान उस ओर चला जाता है और सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगती है। कमरे में दाखिल होते ही देव कमरे की सजावट को देखकर देव की आंखों में हल्की हैरानी नजर आती है, क्योंकि ये पहली बार था जब देव किसी शामियाने की दावत में शामिल हुआ था। लेकिन ना जाने क्यों शिरीन को उस शामियाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और इसलिए वो बिना कुछ बोले देव के पास बाली चेयर पर जाकर बैठ गई। लेकिन तभी अचानक शिरीन को की भौहें तन गई और उसने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि शिरीन की नजर उस कमरे में बैठे एक इंसान पर पड़ी, जो कोई और नहीं बल्कि पास ही की टेबल पर बैठा हुआ एक अधेड़ उम्र का इंसान था और जिसके सीने पर राजघराने का निशान था। जिसे देखकर शिरीन ने गंभीर आवाज में, पुलिस टुकड़ी के मुखिया शेर खान। वही शेर खान का नाम सुनते ही देव और बाकी सभी का ध्यान उस ओर गया। वही शेर खान की नजरें भी शिरीन पर थी, जिसके चलते उसने शिरीन की ओर देखते हुए कहा, बहुत खूबसूरत हो तुम, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? ऐसा कहते हुए शेर खान ने अपने इशारे से अपने पास खड़ी के नौकरानी को बुलाया और उसकी कमर पर उंगली फैलाते हुए उसके शरीर को छूते हुए शिरीन को देखने लगा। वही देव की नजरें भी उस लड़की के चेहरे पर थी, जो उम्मीद कर रही थी कि कोई उसे बचा ले, लेकिन शेर खान की शक्तियों की वजह से शामियाने में काम करने वाले गार्ड भी उसको रोकने की हिम्मत नहीं करते थे। जिसे देखकर सलीना के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नजर आने लगी और उसने खड़े होते हुए कहा, मुखिया शेर खान, आप यहां, हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ये मेरी दोस्त है शिरीन, क्या आप हमारे साथ बैठना चाहेंगे? असल में सलीन राज को पसंद करती थी, लेकिन राज तो सिर्फ शिरीन को पसंद करता था, जिस कारण उसने जब शेर खान की नजर शिरीन की ओर होते देखा तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वही दूसरी ओर शेर खान ने जैसे ही हरे कपड़े पहने सलीना की बात सुनी तो मुस्कुराकर हामी में सिर हिलाते हुए शिरीन की ओर बढ़ने लगा।
राजघराने की पुलिस टुकड़ी के मुखिया शेर खान अपने एक हाथ में वाइन के ग्लास को पकड़कर टेबल की ओर बढ़ने लगा। वहीं दूसरी ओर जब राज ने सलीना की इस हरकत को देखा, उसकी आंखों में नाराजगी नजर आने लगी, क्योंकि राज खुद शिरीन को पसंद करता था। वहीं शेर खान टेबल के पास पहुंचकर शिरीन के बगल में देव की ओर घूर कर देखा और अपनी भारी आवाज में कहा, ए लड़के उठ यहां से। शेर खान की आवाज में अपने ओहदे का गुरूर था और उसके शरीर पर लगे बैज के कारण किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उसकी बात को नजरअंदाज कर सके। लेकिन देव ने शेर खान की बात को ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। असल में देव को नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा इंसान कौन है, और वैसे भी वो जिस नजर से शिरीन को और लकड़ियों को देख रहा था वो देव को पसंद नहीं थी। वही जैसे ही टेबल पर मौजूद राज, सैम, सलीना और शिरीन ने देव का शेर खान को नजरअंदाज करते हुए देखा तो शिरीन को देव की फिक्र होने लगी। और इससे पहले शेर खान कुछ कहता कि तभी शिरीन ने देव का हाथ पकड़कर वहां से जाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि शिरीन हाल के रूम से बाहर कदम रखती कि शेर खान के साथ आए सैनिकों ने रास्ते के आगे खड़े हो सभी के शरीर से शक्तियां बाहर निकल रही थी, जिन्हें देखकर शिरीन समझ गई उसके सामने खड़े सभी सैनिक युवा प्लेट के योद्धा है और अपने पहले 8 लेवल को पार कर सके हैं। जिन्हें देखकर शिरीन की आंखों में नाराजगी नजर आने लगी और उसने बिना इंतजार किए तुरंत अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके एक मुक्का अपने सामने खड़े सैनिक के मुंह पर मारा, जिसकी निगाहें इस वक्त शिरीन के उभरे जिस्म पर थी। शिरीन एक सोल प्लेट लेवल पर थी, जिस वजह से युवा प्लेट पर होने के कारण वो सैनिक उड़ते हुए दीवार से जा टकरा गया, जिसे देख सभी हैरान ही गए। वही शिरीन मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगी। लेकिन तभी अचानक बाकी सैनिकों को समझ आ गया कि शरीर की पावर उनसे कहीं ज्यादा है, इसलिए वो अकेले अकेले उसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने हथियार बाहर निकाल लिए, जिनसे उनकी हमला करने की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई। जिसे देख शिरीन ने देव से कहा, देव जाओ जल्दी भागो यहां से, मैं इन्हें रोकती हूं। ऐसा कहते हुए शिरीन की नजरें उसके सामने खड़े 6 सैनिकों पर थी, जिनके शरीर से लगातार शक्तियां बाहर आ रही थी। लेकिन देव ने पास ही पड़ी एक तोड़ को उठाते कहा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। वही शिरीन और राज को राजघराने के सैनिकों से मुकाबला करते देख राज ने आगे बढ़कर उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तभी सलीना ने उसे रोकते हुए कहा, राज गलती से भी शेर खान जैसे ताकतवर इंसान से दुश्मनी मोल लेने की गलती मत करो। अभी तुम मेडिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट नहीं बने। अगर मुखिया वैद्यराज सांभा को पता चला कि तुमने राजघराने के टुकड़ी लीडर शेर खान से दुश्मनी मोल ली तो वो तुम्हें कभी अपना स्टूडेंट नहीं बनाएंगे। वही सलीना की बात सुनकर राज गुस्से से अपने पांव पटककर वहां से जाने लगा, जिसे देखकर सलीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखती हूं कि तू कैसे बचती है शेर खान जैसे एक इंटरमीडिएट रैंक के ताकतवर इंसान से। ऐसा कहते हुए सलीना बड़े आराम से वाइन का घूंट मारते हुए मुकाबले का मजा लेने लगी। दूसरी ओर शिरीन भले ही ताकतवर थी और सोल प्लेट रैंक को हासिल कर चुकी थी, लेकिन अपने सामने मौजूद युवा प्लेट रैंक के 6 सैनिकों से एक साथ मुकाबला करना उसके लिए आसान नहीं था। उन सभी सैनिकों ने अपने शरीर पर तिलिस्मी जानवर की खाल से बने कवच पहन रखे थे, जिस वजह शिरीन के हमले उनका ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। वही दूसरी ओर देव महसूस कर पा रहा था कि शिरीन की शक्तियां काफी कम हो चुकी है और वो अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी, जिस कारण उसकी नजरें सामने मुस्कुराकर मुकाबले का मजा लेते शेर खान पर पड़ी, जो बड़े आराम से एक हाथ से शामियाने की एक जवान नौकरानी की कमर पर हाथ रखते हुए वाइन का घूंट मारकर कहता, शिरीन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ देर रुक कर मेरे साथ वाइन पीनी होगी। ऐसा कहते हुए शेर खान ने अपने पास खड़ी लड़की के जिस्म पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, जिसे देखकर देव के चेहरे पर नाराजगी नजर आने लगी और उसने शेर खान पर रोड से हमला लिया। ही देव की इस हरकत पर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। कुछ देव की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसकी बेवकूफी पर हंस रहे थे कि उसे पता नहीं है क्या शेर खान कितना ताकतवर है और वो उसका क्या हाल करेगा। वही दूसरी लेकिन जैसे ही देव की फेंकी लो है कि रोड शेर खान से के करीब पहुंची, शेर खान ने तुरंत अपनी शक्तियों से अपने आसपास एक कवच तैयार किया, जिससे टकराकर उस रोड के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसे देख देव को समझ आ गया कि शेर खान वहां मौजूद सभी में सबसे ताकतवर। वही दूसरी ओर 6 सैनिकों से एक साथ लड़ने के कारण शिरीन भी मुकबले को हारने के करार पर थी, और तभी एक सैनिक ने शिरीन के सीने पर अपनी तलवार से हमला किया, जिसे एक धमाका हुआ, जिसके कारण शिरीन कुछ कदम पीछे जाकर गिरी और उसके मुंह से खून निकलने लगा।
वही शिरीन को जख्मी होते देख देव ने उस योद्धा सैनिक को मारने के इरादे से उस पर हमला किया, लेकिन बिना शक्तियों के देव की रफ्तार उस योद्धा के मुकाबले बहुत कम थी। वही शिरीन ने देव को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक सैनिक ने अपने और बढ़ते देव पर अपनी लात से हमला किया, जिससे एक धमाके के साथ देव शामियाने की टेबल पर जाके गिरा और शिरीन तुरंत देव की मदद के लिए उसकी ओर जाने लगी। देव और शिरीन जख्मी हालत में पड़े थे, जिसे देखकर वो सैनिक गुरूर के साथ शेरखान की ओर देख रहा था। लेकिन तभी एक शक्तियों का मुक्का आकर उस योद्धा से टकराया, जिसे देखकर उस योद्धा की आंखों में खौफ नजर आने लगा। उसने उस हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां कम होने के कारण वो सैनिक उड़ते हुए कुछ कदम पीछे जा गिरा। वही अचानक हुए इस हमले से शिरीन ही हैरान नहीं हुई, बल्कि शेरखान के साथ सलीना और बाकी सभी हैरान थे, और सभी की नजरें उस अनजान योद्धा की ओर गई, जिसके शरीर के चारों ओर शक्तियों से घिरा था और उसके शरीर से बेइंतहा शक्तियां निकल रही थी, जिसे देखकर शामियाने के लोग तक घबरा रहे थे और उनके मुंह से एक बात निकली, कौन है ये ताकतवर इंसान? वही दूसरी ओर उस योद्धा ने अपने कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए बड़े शिरीन के पास आकर कहा, तुम ठीक तो हो? उस आवाज को सुनकर शिरीन की नजरें अपने सामने हरे कपड़े पहने एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसकी शक्तियों को वो महसूस ही नहीं कर पा रही थी, जिसे देखकर शिरीन को अंदर डर लग रहा था। लेकिन तभी शिरीन को अपने कानों में एक गंभीर आवाज सुनाई दी, घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन तभी उस खूबसूरत लड़की की शक्तियों को महसूस कर शेरखान समझ गया कि इसके सामने खड़ी लड़की उसकी ही तरह एक इंटरमीडिएट लेवल पर थी, जिसे देखकर शेर खान ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, देखो लड़की, ये मामला राजघराने से और तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो। असल में शेर खान महसूस कर चुका था कि उसके सामने खड़ी लड़की किसी भी मामले में उससे कम ताकतवर नहीं थी। साथ शेर खान देख रहा था कि आसपास खड़े बहुत से लोग उसे ही घूर रहे थे, जिसके चलते शेर खान ने गुरूर के साथ कहा, देखो, तुमने राजघराने के एक सैनिक पर हमला कर राजघराने से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, इसलिए अगर तुम अपनी गलती मानकर माफी मांगो तो मैं इस मामले को यही खत्म कर सकता हूं, शेर खान ने गुरूर के साथ कहा। शेर खान की बात सुनकर भू नजरअंदाज करते हुए उस हरे कपड़े पहने खूबसूरत लड़की ने शिरीन की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, तुम होते कौन हो मुझसे माफी मंगवाने वाले? तुझे क्या लगता है अगर तुम मुझे राजघराने के नाम से डरा सकते हो? अगर ऐसा है तो मैं पहले ही बता देती हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम राजघराने के किस ओहदे पर हो, इसलिए इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो और मैं तुम्हारे बगल में खड़ी लड़की की तरह तुम्हारा भी मार मार कर मुंह लाल न कर दूं, फटाफट 9-2-11 हो जाओ। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने मुस्कुराकर शिरीन की आंखों में देखा और गंभीर आवाज में कहा, तुम एक तिलिस्मी जानवर हो, फिर इंसानों की दुनिया में क्या कर रहे हो? वही उस लड़की ने ये बात जैसे ही कही, देव की आंखों में हैरानी नजर आने लगी, जिसे देख शिरीन अपने सामने खड़ी हरे कपड़े वाली लड़की को देख कहा, मैं कोई तिलिस्मी जानवर नहीं हूं, और क्या मैं जान सकती हूं कि आप कौन है और आप मेरी मदद क्यों कर रही है? लेकिन इससे पहले कि वो लड़की शिरीन की बातों पर कोई जवाब देती, तभी उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल तो मैं जरा जल्दी में हूं और इसलिए तुम यहां से इस लड़के को लेकर निकल जाओ। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने देव की ओर देखा, जिसकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन उस हरे कपड़े वाली लड़की की बात सुनकर शेर खान ने नाराजगी से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं जानता नहीं हूं कि तुम एक तिलिस्मी जानवर हो और तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा कहते हुए शेर खान ने अपने पास खड़ी लड़की को धक्का देते हुए दूर करने के साथ कहा, स्पाइडर फॉर्मेशन एक्टिवेट, जिसके साथ ही आसपास शक्तियों के जाल बनने लगे, जिसके साथ ही उस खूबसूरत लड़की ने हंसते हुए कहा, तुम सच में मूर्ख हो। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने बड़े ही रहस्यमयी अंदाज के साथ अपने हाथों की सील बदलते हुए कहा, फायर टोर्नाडो, और उसके इतना कहते ही उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी, जिसे देखकर शेर खान ने की भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि अग्नि मूल शक्ति का एक इंटरमीडिएट लेवल का तिलिस्मी जानवर बेहद खतरनाक होता था। वहीं दूसरी ओर वायु मूल शक्ति के शेर खान समझ गया था कि उसके सामने दिखती खूबसूरत लड़की कितनी खतरनाक थी। लेकिन तभी उसके बगल में खड़ी सलीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये लड़का वही है न जिसने वार्षिक उत्सव को भी रोक दिया था। ऐसा कहते हुए सलीना के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। असल में सलीना ने ये बात कहकर सभी को 5 महीने पहले मुकाबले का दिन याद आ गया था, जब देव की वजह से मुखिया गजराज के और पूरे दिवाकर शहर के सामने शेर खान को शर्मिंदा होना पड़ा था। वही सलीना की इस बात पर शिरीन भी समझ गई कि वो ये सब जानबूझ कर रही है,
लेकिन तब तक शेर खान का चेहरा गुस्से लाल हो चुका था और उसने तुरंत अपने शरीर से अपनी शक्तियों को बाहर निकालना शुरू किया, जिसके साथ उसके मेटेलिक पंख बाहर आ गए और उसके चारों ओर शक्तियों की लहरें उठने लगी। वही शेर खान को मुकाबले के लिए तैयार होते देख शिरीन ने गंभीर होते हुए अपने सामने हरे कपड़े पहनी खूबसूरत लड़की से कहा, देखिए, आपने हमारी मदद करी उसके लिए शुक्रिया, लेकिन आपको हमारे लिए राजघराने से दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए शिरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर उस हरे कपड़े वाली लड़की ने शिरीन की ओर एक चमकती हुई चीज फेंकते हुए कहा, तुम सच में मुझे पसंद आई। मेरा नाम वेदी है और अगर तुम्हें कभी इन इंसानों की दुनिया में रहने का दिल न करे तो इस स्टोन पर अपनी शक्तियों से हमला कर तोड़ देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। शिरीन। ऐसा कहते हुए वेदी ने तुरंत अपने हाथ में शक्तियों को इकट्ठा कर उसे एक लांस में बदल दिया, जिसमें एक हरे रंग का स्टोन लगा हुआ था और उसमें से बड़ी खतरनाक शक्तियां निकल रही थीं, जिसके साथ वेदी ने अपने मेटेलिक पंखों बाहर निकालकर कहा, तुम अभी इंटरमीडिएट रैंक के लेवल 4 पर हो और मुझसे मुकाबला करोगे। ऐसा कहते हुए वेदी ने अपना लेबल दिखाया, जिसके साथ ही सभी की आंखें खौफ से बड़ी हो गई और शेर खान के पास खड़ी सलीना ने खौफ के कारण पीछे हटते हुए कहा, यह लेवल 7 पर है। लेकिन वेदी इतने पर रुकी नहीं, बल्कि उसने तुरंत अपने लांस से शेर खान पर हमला किया, जिसके साथ उसके लांस से हरे रंग की आग की लपटें निकलकर शेर खान पर हमला करने लगी, जिसे देखकर शेर खान ने तुरंत अपने हाथ से शक्तियों को बाहर निकलते हुए हमला किया और उसके सामने शक्तियों की अदृश्य दीवार नजर आई। लेकिन जैसे ही वेदी का हमला उस अदृश्य दीवार से टकराया, वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से अदृश्य शक्तियों का कवच टूटकर बिखर गया। लेकिन वेदी का हमला ताकतवर होने के कारण वो हमला सीधा जाकर शेर खान के सीने से टकराया, जिसकी वजह से शेर खान कुछ कदम पीछे हो गया। लेकिन वेदी हैरान थी, उसके इतने ताकतवर हमले को भी शेर खान झेलने में कामयाब हो गया। लेकिन तभी शेर खान ने हंसते हुए कहा, लड़की, तू भले ही ताकतवर है, लेकिन तुझे शायद मालूम नहीं है कि मेरे पास रैंक 3 के तिलिस्मी जानवर का बना शक्तियों का कवच है, इसलिए तेरे हमले मुझ पर असर नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए शेर खान तुरंत अपनी तलवार से वेदी पर हमला किया। शिरीन समझ गई कि शेर खान जब तक वेदी का पीछा नहीं छोड़ेगा तब तक वो यहां से नहीं निकल जाती, जिसने चलते वो देव की मदद करते हुए वहां से जाने लगी। लेकिन तभी शेर खान ने अपने सैनिकों शिरीन को रोकने को कहा, जिसे देखकर वेदी ने उन सैनिकों पर हमला किया, लेकिन शेर खान ने उस हमले को अपनी तलवार से रोक लिया, जिसे देखकर वेदी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन तभी शेर खान ने वेदी के खूबसूरत चेहरे को घूरते हुए कहा, तिलिस्मी जानवर होने के बावजूद तुम्हारा जिस्म बहुत खूबसूरत है। अगर तुम चाहो तो हम शामियाने में बैठकर वाइन पीते पीते बात कर सकते हैं। वही शेर खान की बात सुनकर वेदी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसे घटिया इंसानों से हम तिलिस्मी जानवर अच्छे, कम से कम हम तुम्हारी तरह गंदी सोच तो नहीं रखते। ऐसा कहते हुए वेदी शेर खान से मुकाबला करते हुए बोली, शिरीन, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारी अभी मदद करती हूं। लेकिन वेदी ने इतना कहा ही था कि तभी वहां एक भयानक हंसी सुनाई दी। लेकिन तुम्हारी मदद कौन करेगा? अचानक उस हंसी के साथ ही आसमान में एक धुंधलाहट नजर आने लगी और आसमान एक छोटा हिस्सा खून जैसा लाल रंग का हो गया, जिसे देखकर वहां मौजूद हर किसी का ध्यान उस ओर गया। वहां मौजूद हर किसी की आंखों में हैरानी और परेशानी थी, क्योंकि वहां कोई भी उस बूढ़े आदमी की शक्तियों को महसूस नहीं कर पा रहा था। वहां मौजूद सभी की नजर आसमान के उस लाल होते हिस्से में थी, जहां पर एक खतरनाक शक्ति महसूस होने लगी थी और सभी की नजरों के सामने एक अधेड़ उम्र का इंसान नजर आने लगा, जिसकी आंखों का रंग काला होने के कारण उसका झुर्रीदार चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। लाल कोट पहने होने के कारण वो बड़ा रहस्यमयी बूढ़े इंसान के तिलिस्मी जानवर के हाथ से एक खतरनाक शक्ति निकल रही थी, जिसे देखकर वेदी और शेर खान के साथ सभी का ध्यान उसकी ओर गया। वेदी के चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी, क्योंकि वो जानती थी वो इंसान उसके ही पीछे पड़ा और उससे वो खास चीज हासिल करना चाहता है। वेदी एक प्राचीन तिलिस्मी जानवर जो अपने शक्तियों के इंटरमीडिएट रैंक पर होने के कारण आसमान में उड़ सकती है। साथ ही वो अपने आप को इंसानी रूप में भी बदल सकती थी और कोई उसे नहीं पहचान सकता था जब तक कि वो वेदी से ज्यादा या उसके बराबर ताकतवर न हो। वही उस बूढ़े इंसान के मेटेलिक पंख और उससे निकलती शक्तियां बता रही थीं कि वो भी एक इंटरमीडिएट रैंक पर है, जिसे देखकर शेर खान के चेहरे पर भी हल्की परेशानी नजर आने लगी थी। असल में शेर खान को उसके अजीब हाथ को देखकर लगा कि आसमान में उड़ता बूढ़ा आदमी भी एक तिलिस्मी जानवर है, क्योंकि उसके शरीर से निकल रही शक्तियों से एक तिलिस्मी जानवर का एहसास किया जा सकता था।
जिसे देखकर वेदी ने नाराजगी से मन ही मन कहा, गड़बड़ हो गई, इसने जरूर मेरी शक्तियों को महसूस कर लिया होगा। एक बार मैं अपने लोगों के पास पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं लीडर से बोलकर इनके दल को पूरी तरह खत्म करवा दूंगी। मुझे कैसे भी करके इस तकनीक और उस प्राचीन तिलिस्मी जानवर के हर्ट को बचाना होगा। वही उस इंसान ने जैसे ही अपनी नजरें वेदी के साथ खड़े शेरखान की ओर देखा तो उसकी आंखों में हैरानी नजर आने लगी, क्योंकि वो महसूस कर पा रहा था कि उसके सामने खड़ा काले कवच पहना शेरखान भले ही उससे ताकत में कम था, लेकिन उसकी शक्तियां भी इंटरमीडिएट रैंक पर थी। और भले ही वो कितना भी ताकतवर हो, लेकिन वो एक साथ दो इंटरमीडिएट रैंक के योद्धाओं से मुकाबला करना उसके लिए भी मुश्किल था। लेकिन तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर खड़ी सफेद कपड़े पहने शीरीन पर पड़ी, जिसके शरीर से एक ताकतवर शक्ति महसूस की जा सकती थी। किसे देखकर काले कपड़े वाले योद्धा ने हंसते हुए कहा, मेरी किस्मत के भी क्या कहने, आज तो मुझे दो प्राचीन तिलस्मी जानवर मिल गए। तुम दोनों को पकड़ने के बाद दल में मेरा ओहदा और भी अधिक बढ़ जाएगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी नजरें शेरखान की ओर करते हुए मुस्कुराकर कहा, देखो, मेरा इस लड़की से पुराना हिसाब किताब है और इसके पास मेरी कुछ चीजें जिन्हें इसने मुझसे चुराया है। इसलिए अगर तुम बीच में न आयो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ऐसा कहते हुए काले कोट पहने बूढ़े योद्धा ने हंसते हुए कहा, जिसे देखकर शेरखान समझ गया कि वो इस बात को मजाक में नहीं ले सकता। लेकिन शेरखान पुलिस टुकड़ी का मुखिया होने के कारण आसानी से हार भी नहीं मान सकता था, जिसके चलते उसने गुरूर के साथ कहा, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? तो मैं पहले ही बता दूं कि मैं राजघराने की टुकड़ी लीडर हूं। जिसे सुनकर बूढ़े इंसान ने गंभीर आवाज में कहा, इसलिए तुम मुझे अपनी शक्तियों के दम डरा तो बिल्कुल नहीं सकते हो। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि तुम किस दल से? ऐसा कहते हुए शेर खान के चेहरे पर नाराजगी थी। भले ही शेर खान दिवाकर शहर में राज करना चाहता था, लेकिन उसके गुरूर के चलते वो किसी को भी मनमानी तो नहीं करने दे सकता था, और अगर वो ऐसा करता तो राजघराना उसे बहुत बड़ी सजा देता। इसलिए शेर खान ने अपनी नजरें आसमान में उड़ते बूढ़े की ओर करते हुए अपनी शक्तियों को बाहर निकालकर उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम उस अनजान लड़की के लिए आए हो तो मैं बता दूं कि वो एक तिलस्मी जानवर है और उसने मेरे शहर में आकर मुझ पर हमला कर राजघराने को चुनौती है, और मैं मामला जो भी हो, मैं किसी को यूं ही दिवाकर शहर में मनमानी तो नहीं करने दे सकता। जैसे ही शीरीन, देव और वेदी ने शेरखान की बात सुनी तो उनकी आंखों में परेशानी नजर आने लगी। लेकिन तभी वेदी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों साथ भी आ जाए तो ये आज मुझे को हरा नहीं पाएंगे। ऐसा कहते हुए वेदी ने तुरंत अपनी इंटरमीडिएट रैंक की शक्तियों को बाहर निकाला और अपने हाथों में पकड़े हरे लांस को पकड़ते आसमान में दोनों से मुकाबला करने लगी। बूढ़े, आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाएगी कि तू कभी किसी तिलस्मी जानवर कबीले में पर हमला नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए वेदी ने तुरंत अपने लांस में शक्तियों को भरते हुए बिना सोचे काले कोट पहने बूढ़े आदमी पर हमला किया। अपनी और आते शक्तियों के हमले को देखकर बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ ही उसके शरीर से लाल रंग की शक्तियां बाहर निकलने लगीं, साथ ही उस बूढ़े आदमी का जानवर वाले हाथ में एक लाल रोशनी जमा होने लगी। तभी उस बूढ़े ने हंसते हुए कहा, ऐसा कहते हुए उस बूढ़े आदमी अपनी और आते हमले के आगे अपने जानवर वाले हाथ को आगे कर दिया, जिससे टकराते ही एक जोरदार धमाका हुआ। लेकिन एक पल बाद जैसे ही धमाके की धुंधलाहट खत्म हुई, सभी को बूढ़ा आदमी हंसते हुए नजर आया। उस रहस्यमयी बूढ़े को बड़े आसानी से हमले से बचते देख करस भी हैरान ही गए, जिसे देखकर वेदी की आंखों में हैरानी नजर आने लगी। तभी उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, नन्ही परी, शायद तू नहीं जानती, लेकिन इस हाथ को एक नोवा रैंक के तिलस्मी भेड़िए के शरीर से काटकर मेरे शरीर में लगाया गया है, जो सिर्फ मेरे प्राचीन दल ही कर सकता है, जिसके कारण अब भी इसमें उस जानवर की शक्तियां का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। इसलिए तेरे ये मामूली हमले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। वही उस बूढ़े आदमी की बात खत्म भी नहीं हुई, तभी शेरखान ने बेदी के पीछे आते हुए कहा, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि इस तिलिस्मी जानवर पर राजघराने का अधिकार है। उस आवाज के साथ शेरखान की शक्तियों से भरा मुक्का आकर वेदी की पीठ से टकराया। अचानक हुए अपने हमले को कामयाब होते जैसे जहां शेरखान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वही दूसरी और वेदी के मुंह से थोड़ा खून आया। लेकिन तभी वेदी की आंखों में बेहरमी नजर आने लगी, जिसके साथ ही उसका शरीर अचानक बड़ा होने लगा और देखते ही देखते वेदी के हरी आंखों रंग बदलकर हरे रंग का हो गया। साथ उसके पीछे 3 पूंछ नजर आने लगी थी और वेदी का शरीर बदलकर एक जलपरी की तरह दिखने लगा, जिसे देखकर वेदी ने अपने मुंह को खोलकर शेरखान पर अपनी भयानक आवाज से हमला किया, जिसके साथ ही शेरखान को एक भयानक आवाज सुनाई दी।
उस डरावानी आवाज को महसूस कर शेर खान की आत्मा तक कांप गई थी। साथ अपने घर की छतों पर मौजूद लोग समझ गए कि उनके पुलिस टुकड़ी के लीडर मुखिया शेर खान मुकाबला हारने वाले हैं। और इससे पहले शेर खान उस खौफ से उभर पाता, उसे अपनी और आता 3 रंग बिरंगी शक्तियों से घिरी पूंछ शेर खान के सीने की ओर बढ़ने लगी, जिसके चलते शेर खान ने तुरंत अपने शरीर पर शक्तियों को निकालकर कवच बनाना शुरू कर दिया। वो समझ गया था कि अगर उसकी ओर आता हमला उससे टकराया तो वो गंभीर तौर पर जख्मी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले शक्तियों का कवच पूरा हो पाता कि पूंछ का हमला वो शेर खान के सीने से टकराया। शेर खान का शरीर उड़ते हुए दूर एक इमारत से टकराया, जो एक पल में टूटकर बिखर गई। लेकिन वेदी का ध्यान शेर खान की ओर होते ही तिलिस्मी जानवर के हाथ वाले बूढ़े ने अपनी शक्तियों से फॉर्मेशन तैयार करते हुए कहा, रेड मिस्ट फॉर्मेशन एक्टिवेट। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट की, वेदी के आसपास 500 मीटर के एरिया में लाल रंग की मिस्ट नजर आने लगी, जिसे देखकर बेदी, तिलिस्मी जानवर लोमड़ी 3 टेल ने तुरंत बूढ़े आदमी पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन तब तक वेदी के आसपास का इलाका लाल रंग शक्तियों से भर गया। बेदी, जो कि अपने तिलिस्मी जानवर वाले रूप में होती है, उसके चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आती, जिसके साथ वो अपने पुंछ में शक्तियों को भरकर तेज से अपने चारों ओर जमा हो रही रेड मिस्ट पर हमला कर देती है। बेदी के शरीर से शक्तियों के तूफानी लहर निकलती है, जो तेज रफ्तार में आगे बढ़ते रेड मिस्ट की दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी शक्तियां उस लाल धुंध में कमजोर पड़ने लगती है, जिसे देखकर तिस्लमी जानवर के हाथ बाला बूढ़ा आदमी जोर जोर से पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, नन्ही परी, तू अपनी खैरियत चाहती है तो उस खजाने को मुझे दे दे और मैं वादा करता हूं इसके लिए मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, बस अपने साथ अपने दल लेके जाऊंगा। ऐसा कहते हुए तिलिस्मी जानवर के हाथ बाला बूढ़ा आदमी अपने हाथों से सील बनाने लगता है, जिसके साथ ही उसके चारों एक लाल रंग की शक्तियों से एक भयानक हंटर तैयार होने लगता है। और जिसके तैयार होते ही तिलिस्मी जानवर के हाथ बाला आदमी उस हंटर से वेदी पर हमला करता है। वही वेदी जिसकी शक्तियां उस लाल धुंध में कमजोर पड़ रही, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जाहिर करते हुए कहा, बूढ़े काका, तुम इस बॉक्स के पीछे क्यों पड़े हो? कहीं तुम बूढ़ी अम्मा को जवान करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? अगर ऐसा है तो भूल जाओ, मैं इस डिवाइन स्टोन को तुम्हें तो बिल्कुल नहीं देने वाली और तुम इसके काबिल भी नहीं हो। एक बार मैं अपने दल पहुंच जाऊं, उसके बाद तेरा दल का तिलिस्मी जानवरों के इलाके से नामो निशान तक मिट जाएगा। इस कहते हुए बेदी के माथे पर बना होली निशान चमकने लगता है, जिसे देखकर तिलिस्मी हाथ बाला बूढ़ा नाराजगी के साथ कहता है, मैं इस लड़की की शक्तियां तो बहुत तेजी से बढ़ रही, मुझे इसे रोकना होगा। आखिर क्या था उस बॉक्स में और क्या शिरीन सच में एक तिलिस्मी जानवर है? जाने स्टोरी के अगले भाग में, प्लैनेट ऑफ मशरूम। साथ में हमारे चैनल स्टोरी लवर 99 को सब्सक्राइब जरूर करें।